आज आप लोगों को माइटोसिस वर्सेस मियोसिस सिखाना है। ये आखिरी टॉपिक है इसका, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, क्योंकि ये सेल डिवीजन का आखिरी दो रास्ता है बस। अगर ये दोनों काम हो जाता है तो हमारा माइटोसिस मियोसिस और सेल डिवीजन का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। याद करो, हम आपको बता दिए थे माइटोसिस किस सेल में होता है? सोमैटिक सेल्स में, इसमें होता है बहुत बढ़िया। और मियोसिस जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स का मतलब नहीं कि जर्म मतलब होता है क्या कोई जर्म्स वगैरह, नहीं, वो जर्म नहीं है। यहाँ जर्म सेल्स का मतलब क्या है? ऐसा सेल्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बना रही होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाने के लिए हमेशा जर्म सेल्स ही सामने आता है, और बाकी आपके बॉडी को यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर जितने भी हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग हैं, इसलिए गैमेट्स भी अलग अलग बनते हैं। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका नाम है टेस्टिस। क्या नाम है? फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका नाम है ओवरी या ओवैरी। ओवरी बोल दो काफी है। ये दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेन ऑर्गन रहा है ये, बाकी जितने भी सब उसको हेल्प करेंगे। तो इन सभी ऑर्गन्स को बनाने के लिए कौन काम करता है? जर्म सेल्स। और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसका गैमेट्स तैयार होता है। जैसे मेल का मेल गैमेट्स कौन है? स्पर्म। कौन है? स्पर्म सेल्स। तो स्पर्म सेल्स एक क्या है? जर्म सेल है। क्या ये? और फीमेल में जो ओवरी होता है, ये ओवरी में क्या मिलेगा आपको? ओवम। क्या मिलेगा? या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एग सेल्स। तो एग सेल भी क्या है? ये जर्म सेल है। क्या ये? जर्म सेल्स। ओके, सोमैटिक सेल्स आपको बताकर गए थे हम कि सोमैटिक सेल्स आपकी बॉडी के हर पार्ट्स को बनाती है। चाहे आपकी बॉडी का स्किन बनाना हो तो सोमैटिक सेल्स आएगा, चाहे आपकी बॉडी का जितना ऑर्गन हो, लीवर ऑर्गन, लंग्स हो, किडनी हो, सब का सब कौन बनाएगा? सोमैटिक सेल्स बनाएगा। बाहर का जितना भी हाथ, नाक, मुंह, कान, जीभ, त्वचा, सारी चीजें ये सोमैटिक सेल्स बनाएगी। कौन बनाएगी? इसलिए सोमैटिक सेल्स को भूलना नहीं है। आपकी बॉडी में मैक्सिमम कौन सा सेल्स है? सोमैटिक सेल्स या जर्म सेल्स? बिल्कुल सही, सोमैटिक सेल्स सबसे ज्यादा है। और आपके बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी घटना घटती है? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस सबसे ज्यादा घटता है, मियोसिस बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होगा और जिसका एक ही काम होगा, गैमेट्स तैयार करना। क्या तैयार करना? गैमेट्स तैयार करना होता है। माइटोसिस गैमेट्स तैयार नहीं करती है, यानी माइटोसिस से ही आपका रिपेयरमेंट होता है। माइटोसिस से ही आपके बॉडी में अगर कुछ कट फट जाता है तो उसको बनाने के लिए माइटोसिस का ही जरूरत पड़ता है, ना कि मियोसिस होता है। क्लियर? ओके, कुछ बातें माइटोसिस और मियोसिस में लेकर के आपको समझाना पड़ेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइटोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल्स को जन्म देता है। किसको? और मियोसिस हमेशा हैप्लॉयड सेल्स बनाती है। अब कहानी यह है कि ये डिप्लॉयड वर्सेस हैप्लॉयड क्या है। फिर से बोल दे रहे हैं, माइटोसिस में आपको डिप्लॉयड मिलेगा और मियोसिस में आपको हैप्लॉयड ही मिलेगा। और करना तो डिप्लॉयड और वर्सेस हैप्लॉयड, ये दो बातें आपको जानना जरूरी है। बाकी को मिटा रहे हम और डिप्लॉयड और हैप्लॉयड को बताने जा रहे हैं। ओके, लिख लिया सब? एकदम हाथ दिमाग सब फास्ट होना चाहिए, सिवाय जुबान को छोड़कर। आपका जुबान कंट्रोल में, आसपास से कम बतियां हैं, सुनने में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, याद है आप लोगों को हमने बताया था क्रोमोसोम के बारे में? याद आ रहा है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने बताया था कि अल्फाबेट का एक एक्स स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। आपको दिखता है? ये क्रोमोसोम है। ये क्या है? इसी क्रोमोसोम के अंदर बहुत कुछ है कि नहीं है? इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। मिलेगा? करेक्ट है, चलो बढ़िया। ये क्रोमोसोम का नंबर हमने बताया था सब में अलग अलग होता है। हम सभी लोग ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46। कितना होता है? 46। बहुत बढ़िया। हमने आपको यहां तक कि आलू में भी बताया था। आपको पोटैटो याद है? कितना था? 48। करेक्ट, पोटैटो आलू में 48 होता है। किसी ने ड्रोसोफिला देखा है? ड्रोसोफिला बोलो। ड्रोसोफिला किसी ने नहीं देखा? हम बता रहे हैं। समर सीजन में आम का सीजन आता है, हाँ या ना?
जब समर सीजन में आम का सीजन आता है उस टाइम पर एक बड़ी सी मक्खी भिनभिनाते हुए मिलेगी, देखे हो, वही है ड्रोसोफिला, वही है ड्रोसोफिला। और याद रखिएगा उस ड्रोसोफिला में मात्र 8 क्रोमोसोम मिलता है, जस्ट 8 क्रोमोसोम मिलता है आपको ड्रोसोफिला में। और समझे? अब समझे एक बात, हम आपको बोलकर गए थे कि क्रोमोसोम कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा दुकेला मिलेगा, मिलेगा ना, अकेला नहीं मिलेगा। मतलब पेयरिंग में रहेगी, जोड़ी में रहेगी, एकदम जोड़ी में ही रहना चाहेगी कोई भी क्रोमोसोम। ओके, यस नो? और हमने आपको बताया था क्रोमोसोम कितने क्रोमैटिड से बनती है, यानी 2 क्रोमैटिड को मिलाकर क्रोमोसोम बनता है, करेक्ट है इतना बात? तो क्या इन दोनों क्रोमोसोम के पास में कितने क्रोमैटिड है? 4। 2 इसके पास, 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, तीसरा क्रोमैटिड और ये चौथा क्रोमैटिड, 4 है ना? बहुत बढ़िया। याद करोगे तो हमने आपको कहा था सिस्टर और नॉन सिस्टर के बारे में, याद आ रहा है? हमने कहा था अगर वो क्रोमैटिड जो अपने ही क्रोमोसोम के हैं उनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। और मान लो एक इसका, एक पड़ोस वाला का और एक इसका, दोनों मिला क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बात बताए थे। अब गौर करो कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हर क्रोमोसोम जोड़ा में रहना चाहती है। जोड़ा में इसलिए रहती है क्योंकि वो दिखती एक जैसा है। बात को समझो, ह्यूमन, सुनो ध्यान से, यहां देना, गौर से देखना, यहां ह्यूमंस को अगर 46 क्रोमोसोम को जोड़ा बनाए तो इस 46 को 23 पेयर लिखेंगे ना, राइट है? अगर हम पोटैटो को लिखना चाहे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? 24 पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, राइट? इस 8 को क्या लिखना पड़ेगा? 4 पेयर लिखना पड़ेगा। बस सही है। चलिए, तो हम लोगों ने ये पेयरिंग सीखा। और कुछ बता सकते हो? याद है डोमेस्टिक कैट, बिल्ली, घर में जो आपकी कैट होती है, देखो बिल्ली 2 तरह की होती है, जंगली और पालतू दोनों होती है, जो घरों में पलती है ना, उस डोमेस्टिक कैट के अंदर अगर आप जो देखोगे कभी भी तो आपको लगभग 38 क्रोमोसोम मिलता है। कितना? तो बताओ पेयरिंग करेंगे तो कितना लिखेंगे? 19 पेयर, 19 दूजा, अभी तक भी टेबल लर्न नहीं हुआ और वो हमें नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। ध्यान रहेगा, लेकिन याद रहे कभी भी किसी का भी क्रोमोसोम उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। जरूरी नहीं है कि हाथी का बहुत ज्यादा होगा, चींटी का बहुत कम होगा, ये जरूरी नहीं है, बारह बता रहे हम, ठीक है? कुछ सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे आपको चिकन खाते हो ना, चिकन है मतलब मुर्गी, लगभग आपको उसका 78 मिलेगा। जोड़ी बनाएंगे तो कितना आएगा? 78। पिछली बार 78 ही लिखा था, आप 70 लिखो तो हम क्या करें? क्या लिखेंगे इसको? 39 पेयर्स। तो क्या किसी भी तरीके से हमें यह लग रहा है कि ये साइज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता। साइज बड़ा होगा, ज्यादा क्रोमोसोम भी जरूरी नहीं है। पेयरिंग की बात आ रही है ना, है कि नहीं? पेयरिंग का मतलब क्या है कि 46 को हम लोग 23 + 23 लिखना चाहते हैं, 23 पेयर। इस 48 को हम लोग 24 + 24 लिखना चाहते हैं, है कि नहीं? तो क्या 24 पेयर, इसको बोलेंगे क्या करेंगे? 4 + 4, 4 पेयर। इसको बोलेंगे हम लोग 19 + 19, और इसको 39 + 39। समझो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड की कहानी कोई और बात नहीं बताती है, बल्कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की कहानी क्रोमोसोम के नंबर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हैप्लॉइड वर्सेस डिप्लॉइड, दोनों की कहानी क्रोमोसोम के नंबर से जुड़ा हुआ है। अब कैसे समझो? हैप्लॉइड में आपको हाफ मिलेगा, हाफ का H मिलेगा, क्या मिलेगा? और डिप्लॉइड में आपको डबल का D मिलेगा। आपके लिए बहुत आसान तरीके से यह समझा दे रहे, 2 हैप्लॉइड मिलाकर या ऐड करके एक डिप्लॉइड बनता है। क्या बनता है? यानी अगर आपको डिप्लॉइड जानना है तो पहले आपको हैप्लॉइड जानना होगा, और 2 हैप्लॉइड को जोड़ दें तो एक डिप्लॉइड बनता है। सुनो ध्यान से, हैप्लॉइड का सिंबल है, स्मॉल n। क्या सिंबल है?
ये n क्या बताएगा? n बताएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बताएगा? वेरी गुड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। खुद सोच कर देखो कि अगर हम लोग हैप्लॉइड को n लिखेंगे तो डिप्लॉइड को क्या लिखना चाहिए? 2n। यस नो? लिखना चाहिए ना? इस सिंबल को ध्यान रखिए, कभी भी अगर हम कहीं पर भी 2n लिख दें तो समझ जाइएगा हम डिप्लॉइड लिखना चाहते हैं। यानी इसके तुलना में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास डबल होगा ना? क्या होगा? डबल होगा ना? यानी इसके पास हाफ होगा तो इसके पास डबल होगा, ज्यादा नहीं होगा, डबल होगा। इसलिए 2n को मतलब डिप्लॉइड, n मतलब कम ऑन, n मतलब 2n मतलब वेरी गुड। हम कहें आप सब लोग ह्यूमंस में आते हो? 10 मिनट शर्मा क्यों, सोच क्यों रहे हो? बोलो हाँ आते हैं। तो एक बात बताइए, आपके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 46 को पेयरिंग में बताओ। 23 पेयर मतलब होता है 23 प्लस एक। 23 को हम लोग अगर हैप्लॉइड बोल दें, नाम दे दे, तो क्या आपको कोई तकलीफ है? तो अगर इसको हैप्लॉइड बोलेंगे एक 23 को, तो एक और को भी हैप्लॉइड बोल दो, दोनों ऐड कर दिया, तो हम सब लोग डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड हैं? बिल्कुल सही। यानी सोमैटिक सेल्स के पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं, हैप्लॉइड में आपको जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा वो टोटल का आधा होगा। टोटल का यानी 23 पेयर्स में मात्र 23 अगर हम लिख दिए तो इस 23 को n बोल देंगे। क्या कर देंगे? और इसी को अगर 23 को अगर दुगना कर दे, ट्वाइस कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 46 आ जाएगा। यानी समझो जो हम बोलना चाहते हैं इस चीज को समझो। हम अगर आपको कहें कि ह्यूमंस में हैप्लॉइड यानी n किसको बोलते हैं, तो कहेंगे 23 क्रोमोसोम को। किसको बोलेंगे? और अगर बोलेंगे ह्यूमन में डिप्लॉइड किसको बोलेंगे, तो कहेंगे 46 क्रोमोसोम को। यानी क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देना तो हैप्लॉइड बन गया। क्या करना है? हाफ कर देना है, हैप्लॉइड बन गया। और जो हाफ किया उसी को दुगना कर देना है तो क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। यानी किसी का भी क्रोमोसोम अगर हम लोग आधा कर दे, जितना उसके पास टोटल उसके पास है, लेकिन आधा क्यों करें? आधा क्यों करें? बता रहे क्यों करें। पिछली क्लास में आपको बताकर गए थे, किसी बच्चे का जन्म अकेले नहीं बल्कि उसके मदर और फादर दोनों से होता है। बात सही है ना? आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर से आता है और आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एकदम सही। यानी 23 मदर देगी, 23 दोनों मिलकर के बच्चा 46 हो जाएगा, होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहां पर मदर टोटल 46 दे देती तो बच्चा समझ रहे हो 46 का दुगना हो जाता, यानी 92। यानी सब तब तो ऐसे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती तब तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता चला जाता है ना। फिर जितने जमीन में घास नहीं होते उतने तो हर सेल्स में क्रोमोसोम होता ना। इसलिए समझिएगा नेचर ने क्रोमोसोम के नंबर को फिक्स करने के लिए एक मैथमेटिकल नियम लगाया। कहा हम लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड खेल खेलेंगे। बोले मतलब जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसको हमें चाहिए गैमेट बनाने के लिए। जब गैमेट तैयार करेंगे ना मदर और फादर दोनों का, तो दोनों में पहले से क्या करेंगे? क्रोमोसोम को आधा कर देंगे, ताकि मदर से आधा है फादर से आधा है, दोनों को फर्टिलाइज करके 46 बन जाए, आराम से बन जाएगा। मेरा क्या बन गया? डिप्लॉइड। क्या बन गया? तो दो हैप्लॉइड को जोड़ करके एक डिप्लॉइड बन गया। तो ध्यान रहे आपकी पूरी सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड सेल्स है ना। क्या ये? उसमें 2n क्रोमोसोम है। 2n क्रोमोसोम मतलब होता है टोटल क्रोमोसोम है, यानी 46 क्रोमोसोम है। जर्म सेल्स में जब वो गैमेट्स तैयार करेगी, जर्म सेल्स के गैमेट्स में हैप्लॉइड सेल्स होगा ना। तो हैप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या 46 होगा? कितना होगा? एकदम सही, सिर्फ 23 होगा, उसका हाफ हो जाएगा। यानी हर गैमेट्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब जितना है उसका आधा कर दो। अब आप लोग खुद बताइएगा, आलू के लिए, ये हमारा आलू, लालू यादव, आलू पोटैटो, बिहार का मुख्यमंत्री हमारे हाथों में आज। लालू यादव बोले, आलू यादव बोले, एक बात। चलिए, तो 48 क्रोमोसोम है। तो अगर ये 48 क्रोमोसोम को अगर हम लोग ये बोले कि इसका हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 24। यानी पोटैटो का हैप्लॉइड n बोलेंगे तो n का वैल्यू कितना होगा? 24। और ये 48 क्या? ये डिप्लॉइड है। क्या ये? वेरी गुड। ड्रोसोफिला का हैप्लॉइड क्या होगा? 4। और डिप्लॉइड क्या होगा? वेरी गुड। कैट का हैप्लॉइड क्या होगा? और डिप्लॉइड? वेरी गुड। हैन का क्या होगा? 39 हैप्लॉइड होगा। और डिप्लॉइड? बहुत बढ़िया। देखो कितना आसान था कि नहीं था? मंकी, याद करो आपको
हम आपको अगर ये बोले कि मंकी में, सुनो ध्यान से, अगर मंकी का N 27 है तो बताओ मंकी में टोटल क्रोमोसोम कितना है? अगर मंकी में N 27 है तो मंकी में टोटल क्रोमोसोम कितना है? कितना है? क्या किया आपने? दूना कर दिया। क्यों किया? क्योंकि N है ना, ये N मतलब हैप्लॉइड, N मतलब, अब मंकी तो डिप्लॉइड मिलेगी ना, कोई भी एनिमल तो डिप्लॉइड ही होगा, तो ये आधा नंबर क्रोमोसोम है, उसको दूना कर देंगे, डिप्लॉइड तैयार हो जाएगा। तो N अगर 27 है तो 2N कितना होगा? 54। कितना होगा? एकदम 27 2 जा 54, आराम से आ गया। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्यों, कोई भी ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? एंजल क्लियर है? ठीक है। हालांकि अभी आपको क्रोमोसोम की कहानी नहीं पता है, उसके लिए आपको बहुत कुछ लेक्चर भी देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बस सब्र रखिए। क्लियर इतना? आगे बढ़े। तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कहीं भी मिल जाए आपको ये नाम तो गलती से भी गलती नहीं करना आपको। इसलिए बोलना, हर लोगों का खून खा जाता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है। क्लियर है? तो आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कर दो, हैप्लॉइड तैयार। डबल कर दो, आधे का डिप्लॉइड तैयार हो गया। ओके, लिखो माइटोसिस। हम एक लाइन बोल रहे हैं आप लोग को, व्हाट इज माइटोसिस? लिखो, लिख के रखो दो। माइटोसिस क्या है, लिख के रखिए लाइन। सेल डिवीजन leading to the production of cell division leading to the production of diploid cells for growth and development. Cell division leading to the production of diploid cells for growth and development. मतलब इस प्रकार का सेल डिवीजन आपके सोमैटिक सेल्स में हो जो हमेशा डिप्लॉइड सेल्स को ही जन्म दे। किसको दे? याद रहे, आपको टेक्निक समझा दे रहे हम, सुनो ध्यान से। डिप्लॉइड सेल्स, सुनो, जब भी हम लोग माइटोसिस करेंगे, जब भी हम लोग, तो माइटोसिस जब जब करेंगे ना तो डिप्लॉइड सेल्स का ही जन्म होगा। किसका होगा? जब भी, यानी डिप्लॉइड सेल्स मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर घटेगा बढ़ेगा नहीं। यानी अगर मदर में अगर 46 है तो आने वाले में भी 46 ही होगा। मतलब माइटोसिस में कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटता बढ़ता इक्वल रहता है। क्या रहता है? इसीलिए माइटोसिस को इक्वल डिवीजन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हमने आपको अमाइटोसिस सिखाया और कहा था डायरेक्ट डिवीजन क्यों था, कैंसरस सेल्स के बारे में बताया था। यहां पर माइटोसिस को हम लोग इक्वल डिवीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदलता ही नहीं है, जितना मदर में है उतना डॉटर में भी आएगा। मदर सेल्स डॉटर सेल्स को जन्म देगी, एक सेल्स किसी दूसरे सेल्स को जन्म देता है, हाँ या ना? देता है ना? ये सेल डिवीजन है। जब एक सेल्स किसी दूसरे सेल को जन्म देता है तो ये सेल डिवीजन कहला रहा है। इसलिए दो प्रोसेस लिया था हमने, माइटोसिस और मियोसिस। अब गौर करोगे कि अगर हम यहां पर माइटोसिस और मियोसिस दिखाएं तो ये हमारे पास मदर सेल है, ये क्या है? मदर सेल। सॉरी, हम दोनों दिखा दे रहे हैं डिवीजन करके। हम यहां पर दिखा रहे हैं माइटोसिस के बारे में, और यहां दिखा दे रहे हैं मियोसिस के बारे में। देखिए, मदर सेल जब भी डिवाइड करेगी तो मात्र 2 डॉटर सेल बनाएगी। कितना? 2 डॉटर सेल। समझ में आया? मदर सेल कितना सेल बनाएगी? 2 डॉटर सेल, यानी कि एक सेल से 2 का जन्म होगा तो 2 डॉटर सेल कहलाएगा। लेकिन मियोसिस ऐसा नहीं करती है। मियोसिस कहती है कि हम एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार डिवीजन करते हैं। देखो, पहले ये एक सेल से 2 सेल बनाएगी और संग संग बिना टाइम लिए संग संग उसी को फिर से बांट देगी। तो इसमें टोटल 4 डॉटर सेल बनता है। कितना? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मियोसिस में आपको कितना सेल मिलेगा? 4 डॉटर सेल्स। कितना? 4 डॉटर सेल्स। और माइटोसिस में मात्र 2 डॉटर सेल्स मिलेगा आपको, मिलेगा। तो 4 डॉटर सेल्स कहां मिल रहा है आपको? मियोसिस में।
और ये मियोसिस कहां मिल रहा है आपको देखने के लिए? जर्म सेल्स। कहां मिल रहा है? वेरी गुड। और माइटोसिस कहां मिल रहा है? सोमैटिक सेल्स। और ध्यान रखिएगा कि अगर माइटोसिस के प्रोसेस में अगर 2n कंडीशन है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन है, तो आपको यहां पर भी 2n ही मिलेगा। यानी डिप्लॉयड में क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता है। इसीलिए चूंकि यहां पर जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर्स में, उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर में भी है ना, दोनों का क्रोमोसोम नंबर इक्वल है। यानी इसलिए हम लोग माइटोसिस को इक्वल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यहां खेल देखना, इसको लिख कर रखिएगा आप लोग, देखो ध्यान से। यहां पर घटना यह होती है, देखिए कि जैसे ही 2n हुआ, जैसे यहां मदर सेल्स में 2n था, तो होता क्या है कि यहां से 2n पहले डिवाइड होता है, और उसके बाद यहां से एक n और एक n बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मियोसिस में डिप्लॉयड के बाद जो पहला डिवीजन हो रहा है वहां डिप्लॉयड जैसा हो रहा है, लेकिन उसके बाद हैप्लॉयड घट गया, एकदम डायरेक्ट क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। तो बताओ, मदर के पास अगर 2n है तो डॉटर के पास क्या है? n। आधा हो गया ना। इसीलिए हम लोग मियोसिस को बोलते हैं, क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। क्या कहते हैं? वेरी गुड। पिछले क्लास में बोल कर गए इसके बारे में भी। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि रिड्यूस हो गया ना, इसलिए इसको बोलेंगे रिडक्शन डिवीजन। तो माइटोसिस और मियोसिस में आपको ध्यान रखना है। तो माइटोसिस में एक बार डिवीजन होता है और मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। माइटोसिस में एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करती है और मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगी। माइटोसिस में एक बार सेल डिवीजन होगा और मियोसिस में 2 बार सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस में एक बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और मियोसिस में, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, बट मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसलिए मियोसिस में हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स तैयार होंगे ना, और माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे। यहां तक गई बुद्धि? अभी ये जितनी सरल तरीके से आपको लगा उतना है नहीं, इसलिए पहले आप यहां तक लिख लीजिए। और माइटोसिस में हमने क्या लिखा था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मियोसिस में एक लाइन लिख लो। चलो मियोसिस में एक लाइन लिख लीजिए। सेल डिवीजन लिख लो, उसका डायग्राम बना लेना। सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स। हैप्लॉइड सेल्स जानते हैं हम लोग, गैमेट्स में ही होगा। हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स। गैमेट्स में कौन कौन आता है? ब्रैकेट में लिख के रख लीजिएगा, स्पर्म और एग्स। स्पर्म सेल्स और एग सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स। सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स। इस माइटोसिस में माइटोस का वर्ड होता है थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड। कौन सा थ्रेड? ये कोई और थ्रेड नहीं है बल्कि क्रोमैटिन का थ्रेड है। क्रोमैटिन फाइबर का थ्रेड है। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। धागा जैसी रचना देखने मिलती है। तो माइटोसिस में यही धागा जैसी रचना क्या होता है? जुड़ गुद करके तैयार हो जाता है। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट, थोड़ा हाथ फास्ट रखिएगा आप लोग, in which one parent cell divides into 2 identical daughter cells, माइटोसिस की सबसे खास पहचान क्या है? कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। ये खास पहचान है माइटोसिस का। अब बताएंगे आपको कि माइटोसिस करने के लिए, माइटोसिस को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहले बता कर रखे हैं, बस आपको रिपीट कर रहे हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा, बहुत बढ़िया, आज डीप उतरेंगे नीचे एकदम। कैरियोकाइनेसिस करने के लिए 4 फेज से होकर जाना होगा। पहला प्रोफेज, बिल्कुल सही। दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज,
और चौथा टीलोफेज। हमारा आज का मकसद है इसी 4 फेज पर समझाना। अगर आप ये 4 समझ गए, समझ रहे, आप माइटोसिस और मियोसिस सीख गए। हम लोग अच्छे जानते हैं कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। प्रोफेज में जो प्रो वर्ड है, इस प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, यानी पहला फेज, इसलिए इसका नाम है प्रोफेज। 4 अवस्था में, यानी कि टोटल न्यूक्लियस के डिवीजन को करने के लिए 4 अवस्था यानी 4 फेज में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला फेज फर्स्ट फेज, जिसको बोलेंगे प्रोफेज। ओके, याद रहेगा, चारों फेज में से सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेज लेती है। ये लॉन्गेस्ट टाइम लेती है, एकदम लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूम। सबसे ज्यादा टाइम कौन लेती है, प्रोफेज। हम लोग ये चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई सेल ग्रोथ करती है तो उसमें से सबसे पहला वो जीवन फेज में जाती है। ये सेल साइकिल का इंटरफेज है। ये क्या है, इंटरफेज में क्या क्या होता है घटना, देखो ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीवन के बाद क्या आएगा, और उसके बाद, बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या चलेगा, डिवीजन फेज। क्या चलेगा, और डिवीजन फेज में आपको मिलेगा 2 चीज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये चला गया साइटोकाइनेसिस, और यहां से ये चला गया। अब इस कैरियोकाइनेसिस जिसमें से माइटोसिस काम कर रहा है, कौन कर रहा है, माइटोसिस में 4 फेज है। कितने, उसमें से पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यही कहानी है ना सेल साइकिल की। तो यहां ध्यान रखना है, यानी हम लोग ये लेकर चल रहे हैं कि हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। इंटरफेस कंप्लीट, सेल डिवीजन करने के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए वो सब हो चुका है। जैसे किसी होली के टाइम पर किसी बकरे को अगर हलाल करना हो, है ना, काटना हो, तैयारी करनी पड़ती है ना, सारा सामान लेना पड़ता है ना। यानी सारा सामान, बकरे को हलाल करने के लिए सारा सामान हमारे पास आ चुका है। सारा इंतजाम हमने कर लिया, बकरे को लटकाया जा चुका है ना। जो भी पूजा पाठ फूल माला चढ़ाना वो चढ़ा चुके हैं। बस क्या करना बाकी है, लेकिन काटने के लिए कुछ काम करना पड़ता है ना। वो औजार लेकर आइए, उसको थोड़ा सा पजा लीजिए, थोड़ा गर्दन पकड़िए, हाथ पैर बांधिए, समय ना तरीका है, फिर काटा जाएगा। काटने वाले में डायरेक्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग डायरेक्ट भी काटते हैं, कुछ लोग रेत कर काटते हैं। तुम्हारे पास वैसे ही क्या है, डिवीजन फेज है, यानी सेल की कटाई हो रही है। सेल को काट कर हम लोग 2 सेल में बदलेंगे। वही कहानी है जिसके लिए हमको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 4 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। अब इसके लिए हमारे न्यूक्लियस में बदलाव आएगा। याद करो, एक सेल था, उस सेल के बीच में क्या था, और न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन का नाम क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या था, और यहां पर न्यूक्लियर पोर था। इसके अंदर में सब क्या था, क्रोमैटिन फाइबर, और बीच में एक और था, न्यूक्लियोलस था ना। बहुत बढ़िया, इस सारे चीज को घटना भी देखेंगे हम लोग। चलिए, प्रोफेज में आप लोग कुछ पॉइंट लिखो। पहला, प्रोफेज में जितना भी क्रोमोसोम होगा ना वो सब कंडेंस होगा। क्या होगा, समझो, जो क्या क्या प्रोसेस हम आपको समझा के जा रहे हैं। सबसे पहला जो होगा वो होगा कि प्रोफेज ही वो पहला स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम यानी अभी तक सेल के अंदर में प्रोफेज आने से पहले इंटरफेज तक अपने डीएनए को डबल कर लिया, अपने क्रोमोसोम के क्रोमैटिन फाइबर को डबल कर लिया। बाकी क्या है अभी, कि अभी तक भी सेल ने क्रोमैटिन फाइबर्स को जुड़ गुद करके क्रोमोसोम तैयार, यानी क्रोमोसोम तैयार करने के लिए पहला कदम प्रोफेज में रखा जाएगा। कहां, अब हम लोगों ने ये वीडियोस में देखा था कि कैसे वो कंबाइन करके कॉइलिंग करके तैयार करती है, सुपर सोलेनाइड स्ट्रक्चर बनाती है जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स को तैयार करती है। तो ये क्रोमोसोम की तैयारी यानी क्रोमोसोम का बनना ये प्रोफेज में होगा। कहां होगा, तो बताओ, क्रोमैटिन फाइबर जैसे ही वो कंडेंस होगा उसका लेंथ छोटा हो जाएगा ना बढ़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी जैसे से लेंथ छोटा होगा उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ेगा। यानी प्रोफेज में क्रोमैटिन फाइबर शॉर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है और थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। यही लिखना आपको पहला। नंबर 1, द क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक। द क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक, छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। तो छोटी मोटी बातें हैं सब, है ना।
द क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड आर very clearly visible and are very clearly visible inside the nucleus. यानी क्रोमोसोम को प्रोफेज में क्लियर रूप से देखा जा सकता है, बस समझे। यानी क्रोमोसोम को देखने के लिए सेल को डिवीजन स्टेज में देखना पड़ेगा। द क्रोमोसोम्स हैव द शॉर्ट बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड आर वेरी क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। नंबर 2, दूसरा, जो सेकेंड पॉइंट, ईच क्रोमोसोम हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड। ईच क्रोमोसोम हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड, मतलब अपना कॉपी तैयार कर लिया है, अपना जेरोक्स कॉपी तैयार कर चुकी है वो, ठीक है। टू फॉर्म टू क्रोमैटिड्स, टू फॉर्म टू क्रोमैटिड्स। समझो इस बात को। यहां देखिए, सबसे पहले क्रोमोसोम, ध्यान देखो, सबसे पहले जो क्रोमैटिन फाइबर है, जो इसके अंदर फाइबर दिख रहा है हमें, ये धागा जैसा है ना, तो धागा को जुड़ गुथ करके सबसे पहले एक क्रोमैटिड तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? ऐसा तैयार किया क्रोमैटिड, है ना। मान लो तुम ऐसा पेन जैसा तैयार किया क्रोमैटिड, बिल्कुल ऐसा है ना। और इसने अपनी जेरोक्स कॉपी लाई, मेरे हाथ को देखते रहना, इसने अपनी जेरोक्स कॉपी बनाई, यानी अपने जैसा डुप्लीकेट बनाया, यानी इसके जैसा डुप्लीकेट एक और पेन को जन्म दिया और इसके साथ ऐसे रखा। बाद में, अच्छा अभी भी क्या आपको दिख रहा है? सामने से नहीं दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, एक ही दिखेगा आपको, साइड से एक ही दिखेगा ना। वैसे ही एक बगल में बना रहा है, यानी कि एक क्रोमैटिड ने दूसरे क्रोमैटिड को बना रहा है और बनाकर डुप्लीकेट कर लिया। जैसे डुप्लीकेट करेगा अब अलग होकर दिखा देगा, लाइक ऑफ एक्स स्टेप का स्ट्रक्चर। यानी इसने पीछे में एक और बनाया, अब क्या हुआ, यही चीज को अलग करके दिखा दिया इस तरह से। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? यानी कि दो क्रोमैटिड मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम का, यानी कि जो क्रोमैटिड का जो डुप्लीकेशन हो रहा है, यानी क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड से दो क्रोमैटिड बदलता है, वो प्रोफेज में होता है। किस में होता है? ये बात भूलिएगा नहीं, क्लियर। और आपको बता चुके थे कि इस क्रोमोसोम के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? वेरी गुड। यानी हम कह रहे हैं, अगर मेरे पास ये क्रोमैटिड है, इसने अपना डुप्लीकेट तैयार किया, बगल में पीछे में तैयार किया, और करने के बाद, गौर करो यहां पर, करने के बाद इसने अपने आप को ऐसे दिखाने के लिए स्लाइड किया, तो हमें दिख गया क्रोमोसोम। बताओ, किसी एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है वो इसका सेंटर पॉइंट होगा। उसके सेंटर को क्या नाम दिया? सेंट्रोमियर। क्या नाम दिया? इतना आसान है। नेक्स्ट, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स remain attached to the each other. टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब देखो ना, एक ही क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमैटिड है, तो दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर हुआ ना, है ना। एक ही घर में एक ही मां से अगर इसका जन्म होगा, दोनों बहनें कहलाएगी ना, है कि नहीं? इसलिए ले उन्हें छुड़ाएल कहलाएगी, हद है। क्या लिखे आप? टू सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड टू द ईच अदर at a small region called centromere. Two sister chromatids remain attached to each other at a small region called centromere. एक में दिखाएंगे हम एनिमल सेल्स को और एक में दिखाएंगे हम प्लांट सेल्स को। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल नहीं बनाएंगे हम, ये बता दे रहे हैं पहले। तुम्हारे पास है प्रोफेज का स्टेज, जो मेन कंटेंट है वही दिखाएंगे। ये एनिमल सेल, ये क्या है, और ये है प्लांट सेल। हम लोग अच्छे जाते हैं, एनिमल सेल हमेशा ओवल शेप, सर्कुलर, राउंड शेप दिखेगा, बट प्लांट सेल रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप दिख सकता है, हेक्सागोनल दिख सकता है। तो ये प्लांट सेल और ये बहुत अच्छी बात है। एनिमल सेल में आखिरी के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सब याद होना चाहिए। अभी जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा का नाम साइटोप्लाज्म।
प्लांट सेल में 2 लेयर होता है ना, यानी बाहर वाले को सेल वॉल और भीतर वाले को, चलो बहुत बढ़िया। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत बढ़िया। बता दोनों में न्यूक्लियस होगा? बिल्कुल होगा, न्यूक्लियस होगा ना। एक काम करें, हम न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, हम सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बना रहे, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी जितने भी सब नहीं बना रहे हम, ठीक है, वो सब समझ रहे हैं। यहां पर हमें मेन खेल है न्यूक्लियस को डिवीजन करना, यानी न्यूक्लियस के ऊपर फोकस करना चाहते हो, है ना। तो कैमरामैन फोकस करें, ये हमारा न्यूक्लियस है, बड़ा ले रहे हैं। अभी आप लोग बनाइएगा नहीं, पहले देख लीजिए पूरा, अभी तुरंत ड्रॉ मत कर देना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि अभी कुछ कुछ मिटाएंगे भी हम, इसलिए थोड़ा रुक जाना, बनाने देना पहले हमको, उसके बाद बनाना आप लोग। सुनिए, एक नॉर्मल सेल के अंदर, जब एक नॉर्मल सेल था डिवीजन से पहले, इंटरफेस के टाइम पर, उस समय उसका जो न्यूक्लियस था, सारे क्रोमैटिन फाइबर ऐसा था ना, सब बिखरा बिखरा था, उसके भीतर न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घिरा हुआ था। अभी खेल देखिएगा, अभी खेल ये होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होगा। क्या होगा? ये डिसअपियर करने के लिए साइन दिखा रहे हैं आपको, दिख रहा है बाबू? हम तो कर ले रहे हैं ऐसे, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे, तो आपको हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, दिस इज कॉल्ड डिसअपियरिंग। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है। क्या? पहला बोलना नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट बात, यहां पर प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके साथ एक और भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दूसरा उसका जो न्यूक्लियोलस रहता है, वो न्यूक्लियोलस, दोनों का दोनों न्यूक्लियोलस, ये दोनों का दोनों डिसअपियर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपियर, बोले तो गायब हो जाएगा, चाहे प्लांट सेल में हो या एनिमल सेल में, दोनों में। अब याद करो, हमने आपको साफ साफ बताया था कि एनिमल सेल में एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल होता है जो सिर्फ एनिमल सेल के पास मिलता है, उसका नाम क्या था? सेंट्रोजोम। क्या नाम था? वेरी, बहुत बढ़िया। तो अब उस सेंट्रोजोम को जानने का बारी आ गया, थोड़ा डीपली से याद करो। हमने बताया था सेंट्रोजोम दिखता सर्कुलर जैसा ही है, बट स्टार शेप नाम देते हैं, कारण क्योंकि वो चमकता है। और हम लोग जानते हैं कि इस सेंट्रोजोम के अंदर में 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर, यानी एक खड़ा होकर पहरा देगा तो एक घोड़ा बेच के सोएगा, दोनों सेंट्रियोल ऐसे रहते हैं। तो एक ये क्या है? सेंट्रोजोम। क्या ये? बहुत बढ़िया, ये एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करेगा, वही तो देखना है हमें, वही देखना है हमें, ध्यान रखना। तो सेंट्रोजोम जब न्यूक्लियस के करीब रहता है, एक ही रहेगा, सिंगल पीस रहेगा, कोई डबल ट्रिपल नहीं, एक ही पीस रहेगा। लेकिन प्रोफेज के टाइम पर ये सेंट्रोजोम पहली बार अकेला से दुकेला हो जाता है, यानी 1 से 2 सेंट्रोजोम हो जाएगा। कितना? 2 सेंट्रोजोम हो जाएगा। और सेंट्रोजोम के अंदर में जो रहता है, इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल। क्या नाम है इसका? तो एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? इसलिए भूला नहीं, इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल क्या करती है? अपनी चारों तरफ से लाइट निकालती है, लाइट इमिट करती है। इस लाइट का नाम क्या दिया था हमने? एस्ट्रल रेज। क्या नाम दिया था? बहुत बढ़िया, एस्ट्रल रेज। अब आपको एक और कहानी समझानी पड़ेगी मुझे, दूसरी बात, थर्डी बात है। आप लोगों के बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, हड्डी, बोन्स है ना। बोन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में 2 तरीके से होता है, या तो इंडो हो या तो एक्सो हो। कछुआ को देखा है आपने? घोंघा को देखा है? स्नेल देखा है? तो बताओ, स्नेल के बाहर बोन होता है ना, अंदर, यानी उसके पास एक्सोस्केलेटन है। क्या है? और इंडोस्केलेटन हम सबके पास है। हमारी बोन्स अंदर है ना कि बाहर है? बाहर है। बाहर होता तो आनंद आता, कोई मार ही नहीं पाता। हम लोग भी कच्चों की तरह हाथ पर अंदर करके बैठ जाते हैं, एकदम फट से। होता ना क्लासरूम में, किसी को टपकी एकदम टपली मार दिया, घुस के बैठ गए भीतर। हमने नहीं मारा ना, हम तो बाहर निकले ही नहीं। तो यही बोलना चाहते हैं आपको हम, जिस तरह से साइटोस्केलेटन नाम दिया जाता है इसका, जिस तरह से हम लोगों के पास में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, सेल के पास साइटोस्केलेटन सिस्टम है। क्या है? यानी हर सेल्स के पास भी बोन्स होती है। क्या होती है? अब ये किस तरीके का बोन्स होता है वो समझना है।
ये जो बोन्स होती है वो बनती है स्पिंडल फाइबर्स की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सर ये सब क्या है समझा रहे हैं आपकी सेल्स के साइटोप्लाज्म में। समझना ध्यान से, जिस तरह से एक पक्षी अपना घर या अपना घोंसला बनाती है तो कैसे बनाती है? ईंटों से बनाती है। वहां करिए, ईंटों से नहीं बनाती है ना, सीमेंट से बनाती है, बालू से बनाएगी, किससे बनाएगी? यानी तिनका तिनका जोड़कर बनाएगी। कोई भी लकड़ियों को जोड़कर बनाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि बहुत मजबूत है या बहुत हल्का। पतली से लेकर के मोटी हर लकड़ी जितना वो उठा सकती है चोंच में, उसको उठाएगी और सजाएगी और बनाएगी। बनाएगी ना, ये सुनो। तो जब जिस तरीके से, अगर बचपन में सब लोगों ने एक स्टोरी सुना होगा, है ना, कि एकता में ताकत होती है। कितनी? हम कहेंगे एक पेंसिल, एक लकड़ी ले लो, एक लकड़ी को बोलोगे कैसे तोड़ के दिखाओ, टूट जाएगा। ऐसे मान लो कि 10 लकड़ी को ले लो, बोलेंगे ऐसे तोड़ के दिखाइए, मतलब ऐसा कुछ तोड़ के दिखाइए, तो बोलेगा नहीं टूटेगा। बोलेंगे इसी को बोलते एकता में ताकत। बोलते हैं ना एकता में ताकत है, नहीं होता है ना। सुनिएगा ध्यान से। तो आखिर चिड़ियों का जो घोंसला होता है वो मजबूत क्यों होता है? क्योंकि तिनका तिनका जोड़ करके वो एकदम मजबूत, एकदम ऐसे बंडल ऑफ स्टिक्स, छोटे छोटे स्टिक्स को बंडल बना लेती है कि टूटना आसान नहीं हो पाता है। और सबको इस तरीके से वो रखती नहीं है, बल्कि उसको एक के ऊपर एक चढ़ा देगी, ऐसे से घुसा देगी, तुम कैसे कैसे पता भी नहीं, वैसे घुसा कर रख देगी तुम, कि सब एक दूसरे में फंस जाए। तूफान उफान आएगा तो जल्दी, छोटा मोटा तूफान में तो कुछ नहीं होगा, बड़ा तूफान जहां पर पेड़ गिर जा रहा है तो पेड़ का घोंसला कहां कुछ कर पाएगा, वो भी गिर जाएगा। तो समझो जिस तरीके से एक घोंसला बनाने के लिए कई तिनकों का सहारा लेना पड़ता है। साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही छोटी छोटी साइटोस्केलेटन मिलता है। इतनी छोटी कि दिखता नहीं है, यानी पतली पतली धागा जैसी मिलेगी, जिसका नाम, 2-3 नाम है, स्पिंडल फाइबर और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन आपको समझा रहे हम, माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली सेंट्रियोल को बनाती है। यानी सेंट्रियोल जो दिख रहा है ना आपको, ये सेंट्रियोल एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है। समझा रहे कैसे? हम इसको यहां दिखा रहे हैं आपको, देखो ध्यान से। आपको बस दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हम। हाय, सुनिए ध्यान से। सेंट्रियोल को जब जूम करके देखा गया तो यह पता चला कि सेंट्रियोल किसी खास चीज से बनी हुई है, जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या नाम है? बोला नहीं। माइक्रो मतलब होता छोटा, ट्यूब्यूल्स का मतलब होता पाइप जैसा। जैसे चिड़िया अपनी चोंच में पतली पतली तिनका को दबाती है ना, उतनी पतली एकदम तिनका जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। किसका? सेंट्रियोल्स के भीतर, जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में से इस छोटी माइक्रो को हटा दे तो ये ट्यूब्यूल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कहलाएगा ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को, इसकी 2 कैटेगरी होती है, समझा रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरी की पूरी बंच को कह रहे हैं, पूरी पूरी बंच को जिससे वो तैयार हो रही है। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स को 2 ट्यूब्यूलिन संभाल के रखता है। 2 ट्यूब्यूलिन होता है, समझा दे रहे हम। ट्यूब्यूलिन ए, या समटाइम्स लोग इसको ट्यूब्यूलिन अल्फा या ट्यूब्यूलिन बीटा का नाम से जानते हैं। जैसा ये सब क्या है सर, बता रहे हैं आपको। गौर से देखोगे हमने ब्लैक ब्लू दिखाया है, मॉलिक्यूल्स को जोड़ा है ना। हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि अगर मेरे पास ये पेन है और पेन पे अगर हम 2 तरह का धागा लपेटे, 2 तरह का, ऐसे ही सोलनॉइड स्ट्रक्चर, 2 तरीके का धागा लपेटे, मान लो एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू लपेट रहे, तो ऐसे ही लपेटेगा, ऐसी बनेगी ना, बने नहीं बनेगी। तो जो धागा है ना, 2 धागा, वही धागा ट्यूब्यूलिन है। क्या है वो? एक का नाम है अल्फा ट्यूब्यूलिन, दूसरा का नाम है, और दोनों को लपेट करके पूरा बन गया माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बन गया? तो ये है ऐसे खड़ा वाला, और ऐसे ही बिल्कुल होगा सोया हुआ भी बिल्कुल होगा इसके बगल में। क्लियर है आपको? तो याद रहे, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल बनता किससे है? माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल के पास में 2 तरीके का प्रोटीन होता है, 2 तरह का प्रोटीन चैन, ट्यूब्यूलिन अल्फा, ट्यूब्यूलिन बीटा।
कुछ लोग ट्यूबुलिन ए ट्यूबुलिन बी के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है, लैटिन में अल्फा बीटा बोलते हैं ए बी को। समझ में आया? इससे क्या फायदा होगा? यही माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। बता रहे कैसे? क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल का साइटोप्लाज्म है ना, इस सेल के साइटोप्लाज्म में लंबी लंबी एकदम डंडी जैसी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना, ऐसी चीज मिलेंगी आपको, यही साइटोस्केलेटन, ऐसे बहुत सारा होगा। इसी को एक एक को हम लोग स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्पिंडल फाइबर क्या है? कहोगे कि जिस तरह से हम सबके बोन्स होती है, हाथों में हड्डियां होती है, एक एक सब जोड़ जोड़ के बनाया ना, सबको जोड़ने के बाद बनाया ना। सभी लोग जानते हो कि ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है? 206। कितना होता है? 206 होता है ना, और बच्चों में उल्टा 306 ज्यादा होता है, जुड़ गुद करके बनता है ये। स्केलेटल सिस्टम लेंगे तो बता देंगे। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से साइटोप्लाज्म में इतनी सारी साइटोस्केलेटन है कि सबके अंदर में माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर, सब चीजें को जोड़कर, सुनो, जितनी स्पिंडल फाइबर है सब चीजों को जोड़ करके पूरा पूरा साइटोस्केलेटन तैयार होता है। यानी कि साइटोस्केलेटन, सेल में जो बोन यानी सेल में जो हड्डियां हैं उसका नाम स्पिंडल फाइबर है। क्या नाम है? अब ये स्पिंडल फाइबर बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी आप लोग ऐसा गेम खेलोगे नहीं तो, एक रस्सी होती है, उधर से कुछ लोग होते हैं, इधर से कुछ लोग होते हैं और ऐसे खींच रहे होते हैं। किसने? कुछ लोग इधर, कुछ लोग, है ना, जो पूरा खींच लिया वो जीत जाएगा, ये होता है ना। नहीं तो लाइन पार करने के लिए एक बॉर्डर खींचता है, बीच में होता है ना, एक बीच में एक बाउंड्री लाइन होती है कि जो सामने वाले को खींच कर बॉर्डर पार करा दिया, समझ जाओ वो जीत गया। और अगर सामने वाले ने छोड़ दिया तो गिरेगा, लेकिन जीतेगा वही लोग जो गिर गया। खेलो ना ऐसा गेम, कुछ ऐसा ही गेम सेल के अंदर खेलेंगे हम लोग इस बात को सीखने के लिए, क्योंकि हुबहू ऐसा ही गेम चलेगा, डिट्टो चलेगा, बस देखते रहना आपको खाली। समझ में आ रहा है? क्लियर? और रस्सी कुछ और नहीं बनेगा, वो चाहे ना रस्सी चाहिए हमको खींचने के लिए, वो रस्सी कोई और नहीं बनेगा बल्कि यही स्पिंडल फाइबर जुड़ जुड़ कर बनेगा, यही स्पिंडल फाइबर जुड़ जुड़ कर बनेगा, है ना। वहां पर जितने पर अवार्ड, गिफ्ट या कप मिलता है, यहां पर जितने पर क्रोमोसोम मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट कौन है? क्रोमोसोम। यहां क्रोमोसोम रिवॉर्ड में मिलेगा। बंटवारा होगा तो आधा तुम ले जाओ, आधा तुम ले जाओ, तो क्रोमोसोम का बंटवारा होगा। आइए देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? स्पिंडल फाइबर कौन है समझ में आया? माइक्रोट्यूब्यूल कौन है समझ में आया? याद रहे, स्पिंडल फाइबर और माइक्रोट्यूब्यूल इस सब का सब अलर्ट मोड में चले जाते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज जैसे ही आता है पूरा सेल को सिग्नल मिल जाता है कि अगर स्पिंडल फाइबर तैयार हो जाओ, अपने सारे टीम मेंबर को बुला लो। स्पिंडल फाइबर जो कैप्टन रहेगा अनाउंसमेंट कर देगा, होता है ना उस में, सैनिक सब आ जाओ, हाजिर हो जाओ। सबको हाजिर करके जोड़ जाड़ करके भी क्या करेगा, सीना तैयार हो गया, है ना, एकदम पेट अंदर सीना बाहर। अभी काम पर जुड़ जाना है। काम पर क्या जोड़ना है? स्पिंडल फाइबर्स को जोड़ जोड़ के एक रस्सी बनानी है। उसी रस्सी को पकड़कर हम लोग खींचेंगे। अब खींचेगा कौन? क्योंकि इंसानों को खेल में तो इंसान खींचता है ना, सेल्स के खेल में कौन खींचेगा? सेल्स के खेल में खींचने वाला कोई और नहीं है, बल्कि ये खुद सेंट्रोसोम होगा। उसके अंदर सेंट्रियोल ही रहेगा ये, यानी सेंट्रोसोम खुद को डुप्लीकेट इसलिए कर रहेगा। प्रोफेज में सेंट्रोसोम को डुप्लीकेट किया जाता है ताकि दो दो सेंट्रियोल बन जाए और दोनों पोलैरिटी में चल जाएंगे। जब गेम होता है तो बताओ, गेम होगा तो ऑटोमेटिक दोनों पोलैरिटी में चल जाएंगे ना, एक इस पोल में एक इस पोल में, यही होगा ना। क्या दोनों एक ही तरफ रहेंगे? नहीं, दोनों अलग पोल में रहेंगे ना, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। बिल्कुल वैसा ही काम सेंट्रोसोम में होता है कि जैसे सेंट्रोसोम डिवाइड होता है, बोलता है कि एक सेंट्रोसोम उस कोना चले जाओ, एक सेंट्रोसोम इस कोना चले जाओ, यानी कि दोनों पोलर की तरफ चले जाते हैं, यानी पोलैरिटी जनरेट होता है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों पोल्स की तरफ भागते हैं, एक पोल यहां एक पोल यहां, एक सेंट्रोसोम इधर एक सेंट्रोसोम इधर, दो सेंट्रोसोम है। इससे एस्ट्रल रेस निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एस्ट्रल रेस निकाल करके सिग्नल भी दे देता है, बोलता हम इधर है, रस्सी किसी और को मत फेंक देना, सिग्नल्स निकाल रही होती है। समझे? भीतर में क्रोमोसोम तैयार बैठा है, भीतर में क्रोमोसोम। आइए, न्यूक्लियोलस गायब हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है ना। आइए खेल देखिए, ये देखो, जहां तहां कहीं भी बना दीजिए तुम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे
टोटल 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, लेकिन हमारे पास जगह कम है ना, तो उसके हिसाब से ही बना रहे हैं हम, है कि नहीं? समझ में आया? हमारे पास जगह कम है तो हमने ऐसे करके बना दिया। वो पूरा एकदम खजाना भर चुका है। ये स्ट्रक्चर होता है किसका? प्रोफेज का। किसका? तो प्रोफेज में क्रोमोसोम तैयार होकर के इंतजार करता है और सेंट्रोसोम दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ चले जाते हैं। यहां तक प्रोफेज खत्म। हाँ, प्रोफेज खत्म। अब अगली कहानी मेटाफेज में। अब क्या होगा? तो प्रोफेज में क्या क्या होगा? पहला नंबर 1, जितना क्रोमोसोम था वो क्रोमैटिन फाइबर से बना है ना, तो क्रोमैटिन फाइबर खुद को कंडेंस किया, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डाला, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बन गया, और यही क्रोमोसोम बन करके इंतजार कर रही है। अभी आसपास में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। न्यूक्लियोलस जो बीच में था वो भी डिसअपियर हो गया, है कि नहीं? और दूसरा जो सेंट्रोसोम था वो खुद को डुप्लीकेट कर लिया और 2 पोल्स की तरफ चली गई है। दोनों पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो गई, यानी दोनों पोल्स की तरफ जा चुकी है। क्लियर? तो ये सेपरेशन शुरू हो जाता है। अब जाकर के इंतजार कर रही है, क्यों? बॉस का हुक्म आएगा, हमने प्रोफेज खत्म कर लिया। नेक्स्ट कहानी किसकी है? मेटाफेज की। यही सेम टू सेम कहानी यहां भी हो रहा होगा, जिसमें भी कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, लेकिन शर्त यह है कि प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। होता है? नहीं, लेकिन फिर भी ये सारी घटना इसमें होती है। उसके बावजूद भी सारी घटना इसमें होती है। कहने का मतलब है सेंट्रोसोम छोड़कर सारी घटना इसमें भी वैसे ही होगा। क्रोमोसोम बन के तैयार, न्यूक्लियोलस गायब, बस इतना तैयार हो जाता है, फेज है। और याद रहे यहां भी पोलैरिटी जनरेट होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, यहां भी पोलैरिटी जनरेट होगी, 100% होगी। बट दिक्कत यह है कि खींचने के लिए सेंट्रोसोम नहीं होगा। खींचने के लिए सेंट्रोसोम फिर भी ऑटोमेटेड होगा, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। फिर भी पोल्स है, बट पोल्स पर कोई खींचने वाला नहीं है, फिर भी सब होगा। अब यही तो बात है, बहुत डीप पढ़ाएंगे तो भी आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए, इसमें एक सेल प्लेट की घटना होती है जो हम आपको आखिरी में समझा के जाएंगे। एक सेल प्लेट की घटना होती है जहां पर ये पोलैरिटी खुद ही जनरेट करती है, पोल्स की तरह से खुद जनरेट करती है। हम दोनों को अलग अलग, एक ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे करते रहे, यहां भी पोल्स जनरेट होगा। एक ये मान लो हम एक यहां पोलैरिटी बना रहे हैं और एक यहां पोलैरिटी बना रहे हैं, ये 2 पोल्स जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन वो सेंट्रोसोम यहां पर मौजूद नहीं होगा। प्लांट सेल में नो सेंट्रोसोम, यहां पर सेंट्रोसोम नहीं होगा, ये बात नहीं भूलना। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा आपको। प्रोफेज में 1-2 लाइन और बढ़ा दो, हम लिख दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं, लिखिए। स्पिंडल फाइबर अपीयर्स, कैसे अपीयर होगा आपको दिखा रहे हैं, यहां देखिए, बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग, अपीयर कैसे हो रहा है। हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, ठीक है? ये देखो ऐसे, यहां से स्पिंडल फाइबर, देखो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, देखो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ये देखो स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे करके जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, दिख रहा है? जुड़ कर ऐसे से स्पिंडल फाइबर इस पोल से उस पोल, और सेंट्रोसोम के देखो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाले पार्ट से कनेक्टेड होकर के जाएगी, गौर करना एकदम, और ऐसे ऐसे कनेक्टेड पूरी तरीके से होगी पोल्स की तरफ। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? अभी मेटाफेज में क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये सब क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स दिखना स्टार्ट हो जाता है इसमें भी। ये देखो, मानो रस्सी बन चुकी है, ठीक है, रस्सी बंध चुकी है, एकदम तैयार हो गई एकदम। समझ में आ रहा है? अपीयरिंग स्टार्ट हो गया, अब पकड़ के धीरे धीरे खींचना स्टार्ट हो गई, एकदम समझो, एकदम अपीयरिंग और सब देख रहे हो, सब रस्सी की तरह बांध लिए खुद को। हाँ, वो तो अभी आगे पता चलेगा, समय से पहले ना किसी को कुछ मिला ना मिलेगा। समय रहते मुझे टीलोफेज तक पहुंचने दीजिए। इतना क्लियर है? बिठा दें? ले, अभी भी नो कर रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं, सही बात, आप लोग डायग्राम बनाना भी भूल गए। अच्छा, क्या लिखे आप लोग? स्पिंडल फाइबर अपीयर्स लिखे ना, उसमें डाल देना स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स, बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स। अच्छा, डॉटर सेंट्रियोल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक सेंट्रियोल 2 सेंट्रियोल में बढ़ गई है, बटा है ना, यानी एक सेंट्रोसोम जो था
वो क्या खुद को डिवाइड किया ना, तो डॉटर सेंट्रियोल्स बोलेंगे ना, जन्म हुआ ना उसका डॉटर का, इसलिए तो डॉटर सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग द स्पिंडल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो ये बात तो मेंशन कर दिए होगे, मेंशन कर देना सारी बात को, और ऐड कर देना क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट। क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट यानी क्रोमोसोम्स को पहचाना जा सकता है इस स्टेज में। क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट, अलग अलग किया जा सकता है, डिस्टिंक्ट सब अलग अलग हो गए हैं, यानी कोई भी किसी से जुड़ा गुथा नहीं है, सब अलग अलग क्रोमोसोम बन रहे, देख रहे हो सब अलग अलग बन गया है ना, पूरी एक पहेली की तरह एकदम। तो अगर कोई कहेगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर कहां बनता है, बोलेगा प्रोफेज में। कहां बनता है, बोला नहीं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में बनता है। अच्छा अगर किसी ने पूछ लिया कि सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल्स होता है वो किसका बना होता है, तो क्या बोलोगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल्स होता है वो सेंट्रियोल्स किससे बना होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स दो तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन, दोनों को आपस में रैपिंग करके बना रहता है ना। किसी भी एंगल से लग रहा है ये पर्पल का भी था, ये पर्पल हुआ करता था, खूबसूरत सा कलर था पर्पल, ब्लैक हो गया है। बोर्ड में इतना लिखा था, इनसे क्या गए बेटा, आपको नहीं पता, अगर गलती से धो के लाओ समझ आएगा आपको, पूरी पूरी नील्स निकलेगी इसमें से, सिर्फ इंक निकलेगी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन मेटाफेज, आ जाओ अभी, यहां ध्यान दो, दो फिर से बांट दे रहे हम, एक प्लांट सेल के लिए और एक एनिमल के लिए। ध्यान से खाली देखते रहिए, ये हमारा सेल है ना, और ये हमारा न्यूक्लियस है। लेकिन आपको पहले बोल चुके हैं कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। क्या हो गया है, तो हमारे पास तो खाली सेल मेम्ब्रेन बचा हुआ है। इसको गलती से भी न्यूक्लियस मत समझ लेना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इसे लिख दे रहे हर बार, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब आइए काम हो रहा है क्या, यहां पर आ चुका है सेंट्रियोल्स, आ चुका है, ये लोग अपनी क्या निकाल रही है, लाइट्स निकाल रही है, लाइट्स निकाल रही है ना। आइए अब लाइट्स क्या दिखाना, बताओ। अब देखो यहां देखो, सुनो, बीच में सेंटर में, सुना, न्यूक्लियस के सेंटर में एक इक्वेटर बनता है। क्या बनता है, इसका नाम है इक्वेटर। जिस तरीके से अर्थ में इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर क्या करता है, पूरी ग्लोब को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड करता है, बिल्कुल सही। उसी तरीके से ये इक्वेटर हमारी दो पोलैरिटी जनरेट करती है, दो पोलर, एक इधर पोलैरिटी एक इधर पोलैरिटी। अब क्या होता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम इधर उधर बिखरा था ना, उस क्रोमोसोम को ऑर्डर मिलता है, बोलता है टेंशन, सावधान, सब लोग एक लाइन में आ जाओ, एक लाइन में, बोले जो हुकुम सरकार, आ गए। देखिए कमाल की बात देखो, सब लोग एकदम लाइन से आ गए, एकदम जितनी क्रोमोसोम है उस सब का सब एकदम इक्वेटर पे लाइन से आ गए। कहां पर आ गए, अभी गौर देखना, है बनाना मत इसको, सुंदर भी देखते देखते जाओ, खाली इक्वेटर पे जैसे यहां है, गौर कीजिएगा, ये जो स्पिंडल फाइबर था वो ऐसे उसके सेंट्रोमियर से जुड़ेगा, किससे, हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से ऐसे बाइंड कर जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसे, और यहां से भी ऐसे इधर भी बाइंड कर जाएगा। मतलब इसी को झपटना है, इसी को तोड़ना है, रस्सी लगा दी गई है, समझ में आ रहा है एकदम। अब दोनों लोग खींचेंगे, एकदम खींचतानी होगा, रोज जोड़ लगा के दोनों खींचेंगे एकदम, होगा क्या, सेंट्रोमियर पे अटैक किए हैं, होगा ये, यहां पर मेटाफेज खत्म हो गया, मेटाफेज कुछ है ही नहीं। मेटाफेज का मतलब क्या है कि सारी क्रोमोसोम अलाइनमेंट हो जाएगी इक्वेटर पे, कहां पर, यानी यहां पर इक्वेटर की बात आएगी, और इक्वेटर पे जो सेंट्रोमियर पहुंचेगा वो सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर जुड़ करके, और क्रोमोसोम यहां पर, ये जो ये से क्या बोलिए इसको, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर होगा वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाएगी। सबका नाम एक जैसा है, भूलना नहीं, ध्यान रखिए, इसका नाम क्या है, सेंट्रियोल। ये क्या है, ये सब नाम लिखा दे रहे हम, ये भी सेंट्रियोल है, ये भी
सेंट्रियोल है। ओके, इसका नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर। क्या ये? स्पिंडल फाइबर सही है। ये भी और ये भी। और इसका सेंटर पॉइंट कौन है? कौन है? सेंट्रोमियर। कौन है? तो दोनों सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जुड़ी है ना, तो दोनों क्या करेगी? यहीं से खींचेगी। अब देखो दोनों का फोर्स इक्वल है, जीतेगा कोई नहीं, दोनों आधा आधा ले जाएंगे घर। बस समझे? है कि नहीं? ऐसे होता भी है कभी कभी। मान लो दो बिल्ली लड़ रहे हैं एक ही रोटी लेकर के, और दोनों आधा आधा पकड़ के रखे मुंह से, दोनों पकड़ के रखे, तो आधा ही ले जाएगा आधा ही ले जाएगा, बात खत्म हो गया। तो अलाइनमेंट होकर इस स्ट्रक्चर में दिखना मेटाफेज कंप्लीट। मेटाफेज में बस दो ही बात होती है, पहला कि सारी क्रोमोसोम बिखरा हुआ है उस सेंटर में आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे लाइन से अलाइन हो जाएंगे, और दूसरा स्पिंडल फाइबर उसके सेंट्रोमियर से जुड़ जाएगी। बस जुड़ गई, अभी खींचने होगा नहीं, अभी आने वाले फेज में होगा। यहां पर जुड़ गई, ये बड़ी बात है। बस इतना काम खत्म हो गया, मेटाफेज खत्म। यही काम प्लांट सेल में होगा। चलिए अब वहां भी बना। देखो ऐसे ऐसे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। बस होता दिक्कत क्या है ना, कि दिखाना भी संभव नहीं है, इसलिए हम कुछ को दिखा रहे हैं, बाकी सब में सिमिलर काम होगा। ठीक है, जहां भी मेटाफेज में बस दो लाइन लिखाएंगे हम, उसको लिख लीजिएगा। पहला लाइन, क्रोमोसोम्स लाइन अप इन वन प्लेट एट इक्वेटर। क्रोमोसोम्स लाइन अप इन वन प्लेट, in one plane, not plate, in one plane at equator। ब्रैकेट में लिख के रखिएगा, the duplicated chromosomes arrange on the equatorial plane। उसी में ब्रैकेट में लिख के रखोगे, the duplicated chromosomes arrange on the equatorial plane। I repeat, chromosomes line up in one plane at equator। ब्रैकेट में लिख के रखिएगा इसी को, the duplicated chromosomes arrange on the equatorial plane। each chromosome gets attached to spindle fiber by its centromere। each chromosome gets attached to spindle fibers by its centromere। हर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाती है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में। तो ईच क्रोमोसोम्स गेट्स अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स बाय इट्स सेंट्रोमियर। अच्छा एक बात और, ये गलती बहुत लोग करते हैं लेकिन आप लोग नहीं करना। कभी भी अगर आपको क्रोमोसोम का काउंटिंग करने को कहेगा तो गलती से भी आप लोग क्रोमोसोम का काउंटिंग क्रोमैटिड को लेकर नहीं करना। बता रहे कैसे? जब भी क्रोमोसोम को काउंट करना पड़ेगा उसके सेंट्रोमियर को काउंट करोगे। किसको? एक सेंट्रोमियर मतलब एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर मतलब दो सेंट्रोमियर मतलब दो क्रोमोसोम। जितना सेंट्रोमियर बनेगा उतना क्रोमोसोम कहलाएगा। क्या कहा हमने? जितना सेंट्रोमियर बनेगा उतना ही क्रोमोसोम कहलाएगा। बुद्धि जारी क्या करें? भूलना नहीं, कभी भी क्रोमोसोम के नंबर को काउंट करना पड़े तो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड, ये जो हाथ पर दिख रहा है ना, इसको काउंट नहीं करना। आप लोग काउंट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर को। बस सुनाया? उसका एक तो हाथ पर या दो तो चार हाथ पर दिखे ना दिखे फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रोमियर दिखना चाहिए बस। अगर बीच का वो सेंट्रोमियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको एक क्रोमोसोम बोलना पड़ेगा। ये बुद्धि में डाल लीजिए। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। तो यहां पर इक्वेटर पे सजने बाद पता क्या होगा? यहां पर क्रोमोसोम तो बटेगा ही बटेगा, उसका सेंट्रोमियर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सेंट्रोमियर से टुकड़ा करेगा। और आपको कहानी समझा रहे हम, वेरी इंपॉर्टेंट, गौर करोगे। यहां पर हम आपको क्रोमोसोम थोड़ा बनाकर दिखाना चाहते हैं। क्रोमोसोम के ये वाला पॉइंट क्या है? सेंट्रोमियर। क्या ये? दो क्रोमैटिड है। कितने? ये दोनों को क्रोमैटिड बोलेंगे हम लोग। 2 क्रोमैटिड है यहां पर, क्योंकि एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से बनता है। हर बार बोल रहे हैं हम, है ना?
अब गौर कीजिएगा, जो स्पिंडल फाइबर है, ये देखो जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम पे जुड़ कैसे रहा होगा वो समझाना है आपको। पकड़ेगी कैसे, कैसे जुड़ेगी, अटैचमेंट कैसे होगा वो समझा रहे हैं हम आपको। यहां दोनों पर एक प्लेट होता है, जिस प्लेट का नाम है काइनेटोकोर। क्या नाम है, गौर करके देखना, हम यहां दिखा रहे हैं आपको 2D, ये एक्चुअली 3D होता है, बट हम 2D कैसे दिखाएं, हाँ कैसे समझाएं आपको, कुछ तो मिले। मान लीजिए आप ऐसे मान लो, ये मेरे पास एक बुक है, मिला, ये बुक थोड़ा सा ऐसे कनकेव शेप का कर्व है, थोड़ा ऐसे कर्व है, कैसे मिला, कर्व मिल रहा है आपको, ऐसा कर्व शेप है। अब हमें क्या करना है, यहां डालना है। तो अगर हम इसको ऐसे डाल दिए, इस पर ऐसे डाल दिए, तो हमें ऊपर से तो प्लेट ही दिख रही है, बट हम लोग साइड से देख रहे हैं ना, क्या दिख रहे हैं, अगर हम लोग साइड से देखेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा ही नहीं। 3D में नहीं दिखेगा आपको, 2D में दिखेगा। तो 2D में क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला आपको दिखेगा, ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, ये दिखेगा ना, इसलिए यही स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है। बट आपको समझा दे, एकदम ऐसी प्लेट जैसी होती है, कैसे होती है। और अगर हम ये स्पिंडल फाइबर हैं तो हम क्या करेंगे, इसको आर पार डाल देंगे, एकदम इसके एकदम कॉपी का आर पार डाल देंगे, समझ में आ रहा है, तब जाकर स्पिंडल फाइबर जुड़ती है। यानी सेंट्रोमियर पर एक काइनेटोकोर नाम का एक प्लेट होता है, वो प्लेट सेंट्रोमियर को ढक कर रखती है, चारों तरफ से ढक कर रखती है इसको, और इसके बीच बीच में होल करके स्पिंडल फाइबर पेनिट्रेट कर देता है। कोई कागज ले लो, कागज में से होल कर दो कस के, तो ये घुस जाएगी ना, फिर फंस जाएगी ना, और एक नहीं रहता है, बहुत सारे रहते हैं, कई सारे स्पिंडल फाइबर है ना, तो कई सारे मल्टीपल स्पिंडल फाइबर इसके साथ, इसके सारी प्लेट जहां जहां जगह है सब में एकदम घुस के एकदम पकड़ के रख लेगी, तब जाकर मजबूती से पकड़ाता है। बस समझ रहे हो बुद्धि में क्या कह रहे सो। चलिए, तो ये आपको समझाना भी था। यानी कहने का मतलब है कि काइनेटोकोर, क्या नाम है, काइनेटोकोर। अब सर आप कितना नाम बताएंगे, नाम सुन के परेशान हो गए। यही बुक्स में ना छोटा नाम मिलेगा आपको, यही बुक्स का नाम समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको बढ़िया सिखा समझा रहे, पूरी रियलिटी जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है। और हम सेटिस्फाइड नहीं है मेरे पढ़ाने से, तो आप लोग सेटिस्फाइड कैसे होगे, इसलिए मुझे पढ़ाने दो खुलकर। ओके, तो काइनेटोकोर भूलना नहीं। सेंट्रोमियर को ढक करके कौन रखता है, काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर की प्लेट्स में पूरा ऐसे आर पार कौन आती है, स्पिंडल फाइबर्स आती है, मल्टीपल स्पिंडल फाइबर्स आती है। क्लियर, घुस के दम बैठ जाएगी अच्छे से, समझ में आ रहा है। तो जो आपको इतना आसान तरीके से दिख रहा है वो इतना आसान नहीं है, समझ में आ रहा है। रिपीट करके देख लो दिमाग में कि सोचो, एक सेल जो दिखता भी नहीं आंख से, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स उससे और छोटे, उस सेल ऑर्गेनल्स में से भी सेंट्रोसोम हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका डुप्लीकेट हुआ, उसके भीतर न्यूक्लियस इतना छोटा, उस न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन फाइबर और छोटा, उस क्रोमैटिन फाइबर को जुड़ गुथ करके बनाया गया क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम का यहां डिवीजन चल रहा है। हम लोग इतनी गुत्थी तक को साइंस के माध्यम से सुलझा सकें। और आपको बता दें, यही क्रोमोसोम के अंदर भी वो डीएनए पार्ट होता है जो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में जाता है। यानी कहने का मतलब हो रहा है कि एक संतान से, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, ये एक पेरेंट से दूसरे संतान में जाएगा, बच्चे में जाएगा, और यही क्रोमोसोम जाती है। यानी क्रोमोसोम वो गाड़ी है जिसपे डीएनए या जिन बैठकर पेरेंट से बच्चे में जाता है, और चाइल्ड में यही गुण बाहर आता है। वो कैसे जा रहा है, कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसे टुकड़ा हो रहा है, उसी की कहानी देख रहे हैं हम लोग। सब इंटरेस्टिंग कहानी है एकदम। ओके, दिस इज द मेटाफेज। क्या बोलेंगे इसको, क्लियर इतना। काइनेटोकोर की समझ में आया, डायग्राम बना लिए, बना लो फटाफट से काइनेटोकोर को। काइनेटोकोर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको लिख लेना, दिस इज द प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। अब 3D प्लेट है, 2D बोर्ड पर कैसे बनाए, संभव नहीं है, इसलिए हमको ऐसे दिखाना पड़ रहा है, समझ में आया, इसको हमको ऐसे दिखाना पड़ रहा है। क्लियर, मेटाफेज की कहानी। चलिए हम थोड़ा सा फोटो दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिख रहा डायग्राम, डायग्राम दिख रहा है आपको, यहां देखो, यहां फोटो देख लो पहले, दिख रहा है सेंट्रोसोम, क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर सबसे सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है ना, और इक्वेटर पे आ गया है,
ये क्या है? मेटाफेज। क्या ये? मेटाफेज है ये। क्या ये? देखो जुड़ गया है सेंट्रोमियर से, जुड़ गया ना। ये क्या है? मेटाफेज स्टेज है ये। चलिए काम कीजिए आप लोग। तो मेटाफेज हो गया। अभी नेक्स्ट कहानी है एनाफेज की, इसको लिख लो। जाओ। जल्दी करो, मिटा रहे हम। चलो एनाफेज का हेडिंग दो और लाइन लिखो। एनाफेज का हेडिंग दीजिए, लाइन लिखिए। सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड्स, centromere attaching the two chromatids, centromere attaching the two chromatids divides, two chromatids divides, split कर जाएगी। Next point, next line. The two sister chromatids of each chromosome, the two sister chromatids of each chromosome separate and are drawn apart towards the opposite poles. The two sister chromatids of each chromosome separate and are drawn apart towards opposite poles, pulled by shortening of spindle fibers, pulled by shortening of, shortening, short हो जाना, छोटा हो जाना, बता रहे कैसे, shortening of spindle fibers, the two sister chromatids of each chromosome separate and are drawn apart towards opposite poles, pulled by shortening of spindle fibers. एनाफेज का ड्राइंग बनाना आप लोग के लिए। मिटा डायग्राम को, चलिए डायग्राम मिटा रहे हैं, इसी में दिखाएंगे हम, टेंशन मत लो, बीच का सभी मिटा रहे हैं। ध्यान से देखिए कहानी क्या हो रहा है, देखते जाइए तुम गौर से। ये सेंट्रियोल्स है, ओके, ये इक्वेटर लाइन था, क्रोमोसोम का टुकड़ा हो गया, मतलब कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, दिखा दे रहे आपको ध्यान से, ऐसे मुख इधर रहेगा, ध्यान रखना। ये क्या, ये सेंट्रोमियर का मुख किधर रहेगा, इसकी तरफ, टुकड़ा हो रहा है एकदम, टुकड़ा देखो, इसका स्ट्रक्चर बहुत तरीके से हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ओके।
देख रहे हो, यानी ये है एनाफेज, जहां पर एनाफेज क्या करेगी कि स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे, सुनो ध्यान से एकदम, अगर आपको पतंग उतारना है नीचे, तो पतंग को जब नीचे उतारोगे तो क्या करोगे, धागा छोटा करना पड़ेगा, यानी धागा को खींचोगे वापस। वैसे ही स्पिंडल फाइबर को छोटा करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर को छोटा करेंगे और इसके बीच में भी स्पिंडल फाइबर काम करेगा, गौर करना, इसके बीच में स्पिंडल फाइबर बड़ा होता जाएगा, ताकि ये वाला बड़ा हो जाएगा तो ये भी धक्का देगा ना दोनों को दूर दूर तरफ, और धीरे धीरे कहां चला जाएगा, पोल्स के नजदीक कहां जाएगा। तो एनाफेज का मतलब होता है कि इक्वेटर से तोड़कर उसको अपनी पोल्स की तरफ लेकर आना, ये एनाफेज है। क्या काम ने, इक्वेटर से उसी सेंट्रोमियर के 2 टुकड़े कर दिए। देखो ध्यान से, सेंट्रोमियर का 2 टुकड़ा हुआ, क्या हुआ, सेंट्रोमियर का 2 टुकड़ा हुआ। यानी अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम था तो टुकड़ा होने के बाद क्या क्रोमोसोम का नंबर घट गया, नहीं घटा, क्योंकि अभी बोलकर गए थे क्रोमोसोम को हमेशा सेंट्रोमियर से काउंट करते हैं। किससे, चूंकि सेंट्रोमियर ही दुगना हो गया है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर घटा नहीं है। घटा है क्या, नहीं घटा है, यानी एक क्वार्टर लाइन से उधर भी उतना ही क्रोमोसोम है जितना इधर है, तो क्रोमोसोम का नंबर इक्वल है, इसलिए माइटोसिस हो रहा है ये, और समझे। तो ये धक्का देकर क्या होगा, पोल्स की तरफ लेकर चला आएगा, पोल्स की तरफ, ये तो लिखवाएं एनाफेज में, ये तो लिखवाएं हम, पोल्स की तरफ लेकर चलाएगा। पोल्स की तरफ जाना यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना एनाफेज। क्या ये एना का मतलब होता है इक्वेटर से दूर लेके जाना, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ना, ये एनाफेज है ना। इसका मूवमेंट इधर होगा, इसका मूवमेंट इधर होगा पोल्स की तरफ, ये मूवमेंट होना ही एनाफेज है। क्या ये क्लियर, बुद्धिम गया। ये डायग्राम बना लीजिए, इसी तरीके से हुबहू यहां बना लीजिएगा, बाकी आप लोग समझदार हो। अच्छा याद रहे, यहां पर क्रोमोसोम का क्रोमैटिड भी बढ़ गया है कि नहीं है, क्रोमोसोम का क्रोमैटिड भी, इसीलिए तो ध्यान रखना, इसीलिए तो प्रोफेज ने क्रोमैटिड को पहले ही, प्रोफेज में ही क्रोमैटिड को दुगना कर लिया था, किया था ना, पहले सिंगल था ना वो, तो अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाया था ना। क्यों बनाया था कॉपी, ताकि हमको जानना, उसको पता है कि एनाफेज में छीन लिया जाएगा हमसे, पहले से डुप्लीकेट बना लिया, बना नहीं बनाया, अच्छी बात है। घर में अगर एक ही फोन होगा तो 2 भाई लड़ते रह जाएंगे, लेकिन अगर घर में एक फोन के कॉपी आ जाए, लड़ना बंद, तुम उससे काम करो, हम इससे काम करेंगे, दोनों सेपरेट है। सब पोलैरिटी पे पहुंच गया, पोल्स पर पहुंच गया, सेंट्रोमियर आधा मतलब सेंट्रोमियर डबल हो गया है, डबल हो गया, कट करके डबल हो गया, वही बात है। इसलिए क्रोमोसोम का नंबर घटा नहीं है। एनाफेज में संग संग एक और घटना घटेगी, सुनो ध्यान से। सेल को पता चल चुका है कि एनाफेज के बाद कौन आएगा, टीलोफेज जैसे ही खत्म होगा, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड, संग संग न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी पूरा कैरियोकाइनेसिस खत्म, बिना देरी किए उसको साइटोकाइनेसिस करना पड़ जाएगा, पलक झपकते के साथ करना पड़ेगा उसको, यानी समय होगा नहीं। तो जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब एक सेल 2 सेल में बदल जाएगी ना, एक सेल, तो बताओ सेल मेम्ब्रेन का एक होगा, वो भी डबल हो जाएगा ना, सेपरेट होगा ना, यानी पूरी साइटोप्लाज्म का डिवीजन चलेगा ना। तो गौर कीजिएगा, होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, एनाफेज में ही बता रहे आपको, सेल मेम्ब्रेन एनाफेज में क्या होगा, इक्वेटर जहां पर था ना, यहां पर धंसना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे देख रहे हो, ऐसे धंसना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये क्यों धंसेगी, क्योंकि देखो इधर का माल मटेरियल इधर चला गया, इधर का इधर चला गया, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, यहां करते करते डिवाइड मार देगी, समझ रहे हो। इसका नाम है फरो, क्या नाम है, फरो, ये बोलते हैं फरो जनरेट हो रहा है, यहाँ फरो बन रहा है, FURROW, यानी फरो का निर्माण भी एनाफेज में होता है। कहां होता है, क्यों होता है, क्योंकि सेल को पूरी तरीके से डिवाइड करना है हमें, उसको करने के लिए फरो बनाना पड़ेगा। तो मैं एकदम सही, और ये धीरे धीरे और चिपकेगी, देखो दोनों से दबाव पड़ता है, ये दोनों तरीके से प्रेशर पड़ता है, ये क्या पड़ता है, ये प्रेशर पड़ रहा है भीतर की तरफ, पड़ रहा है ना सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, बोला नहीं कैसे पड़ रहा है, टुवर्ड्स द, एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, जब भी सुना, हाँ बिल्कुल सही, जब भी कोई भी फोर्स बाहर से सेंटर की तरफ पड़े उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए
सेल के अंदर भी, क्योंकि बाहर से भीतर की तरफ हो रहा है ना, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। क्या कर रहा है? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां काम करता है? जो भीतर से बाहर की तरफ जाए, भीतर से। आइए इंटरेस्टिंग बात, यहां देखो, फ्रो नाम का सेल फ्रो, इसको हम लोग फ्रो बोले या तो सेल फ्रो बोले, एक ही बात है। तो सेल फ्रो कहां बनता है? एनिमल सेल में। कहां बनेगा? लेकिन प्लांट सेल में सेल फ्रो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनेगा, क्योंकि यहां सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, लेकिन यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। कैसे होगा? गौर करना। वो जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, उसी इक्वेटर से भीतर की तरफ धीरे धीरे सेल वॉल का जन्म होगा। अब कैसे हो रहा है, इसकी डीप स्टडी है क्लास 12 में, 11 में, 11 में होगा तो हम खुद सिखाएंगे, ठीक है। तो डीप स्टडी करना पसंद आएगा। तो धीरे धीरे इसका यहां से सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा, और ये धीरे धीरे बाहर की तरफ ग्रोथ करेगी, बाहर की तरफ। इसमें मतलब इसमें कोई चीज धंसेगा नहीं, बल्कि भीतर ही क्या होगा, सेल वॉल बनना स्टार्ट हुआ, और सेल वॉल क्या करेगी, बाहर की तरफ ग्रो करेगी, और ग्रो करते करते डिवाइड मार देगी। लेकिन अभी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। टेलोफेज जैसी पहुंचेगी, समझ जाना पूरा सेल प्लेट तैयार हो जाएगा। तो यहां पर किसका निर्माण होगा? सेल प्लेट का। किसका? भूलना नहीं, साइटोकाइनेसिस अभी जब पढ़ाएंगे तो आपको ये बोल के जाएंगे कि एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन सेल फ्रो से होता है, और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन सेल प्लेट से होता है। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब होता है बाहर से सेंटर की तरफ लगे, और जो सेंटर से बाहर की तरफ लगे उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीपिटल, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल, ये सब बुक्स में नहीं मिलेगा। थोड़ा एडवांस बता रहे क्लास 11 के तहत से, थोड़ा बता रहे, क्योंकि इतना जानना चाहिए आपको। चलिए अब एक लास्ट लाइन एनाफेज में लिख के रख लीजिए। एनाफेज में एक लास्ट लाइन लिख लो, अ फरो, FURROW, a furrow starts in the cell membrane in the middle in animal cell. A furrow, एक फ्रो बनना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रो starts in the cell membrane at the middle in animal cell, at the middle in animal cell. लास्ट जा रहे हैं हम लोग, आखिरी फेज। माइटोसिस सीख गए ना, तो मियोसिस चुटकी में सीख जाओगे, क्योंकि माइटोसिस का ही पूरा घूम फिर के स्ट्रक्चर मियोसिस आएगा। बस एक बारीकी फर्क है। तो मियोसिस में हम पूरा फेज थोड़ी दिखाएंगे, मियोसिस में खाली बोल कर जाएंगे, क्योंकि सारी बातें वहीं पर एक जहां जहां अंतर होगा वो बता देंगे, टेंशन नहीं है। माइटोसिस को सीखना टाइम लेते हैं, मियोसिस तुरंत हो जाता है। टेलोफेज का हेडिंग दीजिए, लाइन लिखिए आप लोग। 2 सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, 2 सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। जब भी डॉटर का नाम लेगा ना, समझ जाना मदर से डिवाइड होकर आ रही है, ठीक है, टूट कर आ रही है किसी से। 2 सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, ब्रैकेट में लिख के रखना, क्रोमैटिड्स, रीच अपोजिट पोल्स। जैसे ही पोल्स पर पहुंचा, सारा काम फिर से शुरू। कहानी मतलब क्या है? उल्टा काम। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में आ गया था ना, अपियर हो गया, तो यहां क्या होगा? यानी प्रोफेज का उल्टा काम करेंगे टेलोफेज में। ओके, तो यहां क्या लिखेंगे? स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, लिख लो। जैसे ही टेलोफेज खत्म हुआ, मतलब टेलोफेज आ गया, सेंटर पे पहुंच गया, अब जो टूट कर ये सब अलग अलग हुआ था, पहुंच चुका है, ये सब खुल करके वापस से क्रोमैटिन फाइबर बन जाएगा, खुल जाएगा एकदम। यानी जो मोटा थिक था, वो थिक से वापस थीन हो जाएगा। जो फाइबर जुड़ गुद करके प्रोफेज में क्रोमोसोम बनाया था, वो क्रोमोसोम वापस से डिसमेंटल होकर के क्या बना देगा? थीन फाइबर, यानी क्रोमैटिन फाइबर। चलो लिखो, क्रोमैटिड्स। जी हाँ, क्रोमैटिड्स। अभी क्रोमोसोम थोड़ी, वो तो क्रोमैटिड बन गया है कि नहीं? क्रोमैटिड बन गया ना, क्रोमोसोम तो पहले था, अभी क्या क्रोमैटिड है ना खाली। तो क्रोमैटिड्स थीन आउट, THIN, थीन आउट। क्रोमैटिड्स थीन आउट in the form of chromatin fibers, in the form of chromatin fibers. प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया था? गायब हो गया था ना, और अभी क्या होगा? वापस आ जाएगा, यानी रीअपियर। वहां डिसअपियर था, यहां, और न्यूक्लियोलस भी रीअपियर। तो लिख रख लेना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर।
द क्लेवेज फरो, क्लेवेज मतलब होता है, क्लेवेज फरो मतलब होता है गहरा, यानी ये जो है ना और डीप घुस जाएगा, तो क्लेवेज फरो स्पेलिंग बोल रहे हैं हम, CLEAVAGE, V for van, VAGE, क्लेवेज फरो starts deeping in the animal cell. अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, आसान है। अच्छा, एनाफेज में ना मुझे एक और बात याद आ रही है, देख लो यहां पर, किसी को छुट्टी चाहिए मुझे बोल दीजिए, हम तुरंत जाने दे देंगे। मुझे एक बार ही बोले हम तुरंत जाने दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम रोक देंगे इसको, जैसा आप लोग बोलो। लेकिन हम जान रहे हैं कि बस पूरी निकल चुका है, मुझे कल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है, तो मेरे लिए भी प्रायोरिटी है कि माइटोसिस निकल चुका, मियोसिस का थोड़ा सा पोर्शन उसको निकाल दे। हम बहुत सब सीख चुके हैं, बस मियोसिस को खाली बताना है आपको, सब आता है आपको। हाँ, किसी को जाना वो खाली हमको एक बार बोल देना, हम उसको तुरंत रिलीज कर देंगे, नो डाउट। अच्छा देखो यहाँ नाम पूछता है, सुनो, जब भी एनाफेज होता है ना, एनाफेज में थोड़ा सा बता रहे हैं हम, एनाफेज में जब क्रोमैटिड बढ़ता है ना तो नाम देता है, बोलता है ये एल शेप, वी शेप और जे शेप में दिखता है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, एनाफेज में आपको क्रोमैटिड किस रूप में टूटता हुआ दिखता है, तो बोलते हैं कि अगर माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो एल शेप में दिखेगा, वी शेप में दिखेगा या जे शेप में दिखेगा। नहीं समझे? बता रहे हैं, देखो एल शेप मतलब ऐसा, ऐसा एल शेप, समझ में आ रहा है? वी शेप मतलब ऐसा, वी शेप। जे शेप मतलब ऐसा, ऐसा, जे शेप। तो एल, भी या जे, ये शेप मिलता है, तो ये शेप बस लिख के रख लो खाली, कि हमें ऐसा शेप कहां देखने मिलेगा, तो बोला एनाफेज में मिलेगा। आइए टीलोफेज का डायग्राम बना लें। हम बोल चुके हैं कि टीलोफेज जैसे ही कंप्लीट हुआ, बिना देरी किए तुरंत साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाएगा। ध्यान रहे क्या था हमने, टीलोफेज जैसे ही खत्म हुआ, बिना देरी किए संग संग साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाएगा, एक साथ काम खत्म हो जाएगा। टीलोफेज खत्म, तुरंत साइटोकाइनेसिस खत्म, यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा। आइए डायग्राम देखते हैं हम लोग, मिटाएं इसको, चलो मिटा दे रहे हैं। टीलोफेज गौर से देखोगे, देखिए यहां देखिए, देखो क्लेवेज फरो बन रहा है ना, देख रहे हो? डीप हुआ, डीप हुआ, बन रहा है, ये क्लेवेज फरो है। देखते जाओ, मजा आई तो टेक्निक एकदम पूरा इंटरेस्टिंग। अरे गो रीअपियर आना स्टार्ट, पोस्ट में आ चुका है ना टीलोफेज में। रीअपियर किसका आ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, यहां भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। बगल में कौन था? सेंट्रोसोम, स्टार जैसा दिखा दे रहे हम। ये कौन था? सेंट्रोसोम, स्टार जैसा दिखा दिया हमने, एक एक यहां दोनों पास आ गया ना, एक एक, है कि नहीं? सोच, अच्छा यहां देखो, सोच कर देखो कि अगर सेंट्रोसोम खुद को डिवाइड नहीं की होती, तो जैसे डिवीजन के बाद में हर सेल में एक एक सेंट्रोसोम होना चाहिए ना, कहां से आता? इसे डिवाइड कर ली। अब जो उसके अंदर न्यूक्लियोलस वापस आ गया ना, अब क्रोमैटिन फाइबर वापस खुल गई, अब वापस से इंटरफेस करेगी, है ना, वापस से इंटरफेस करेगी और वापस से अपने डीएनए कंटेंट, क्रोमैटिन फाइबर के कंटेंट को डबल करेगी और वापस से फिर से डिवाइड करेगी, यानी ये साइकिल है। चाहिए, है ना? संग संग क्या हुआ? ये टीलोफेज खत्म, टीलोफेज जैसे ही टीलोफेज हुआ फट से ये जुड़ जाएगी, जैसी जुड़ी साइटोप्लाज्म अलग, ये अलग, तुरंत संग संग साइटोकाइनेसिस, दो तैयार, दो तैयार। देख रहे हो, साइटोकाइनेसिस बस फिराक में था, तुम टीलोफेज खाली खत्म करो, हम फिर से सूट मार देंगे तुम, बस हो गया खत्म। क्या हुआ? क्या दिख रहा है? सब बना दे रहे हम, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस, ये क्रोमैटिन फाइबर और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यही काम यहां भी तो होगा, प्लांट सेल में भी तो होगा, यहां भी सेल प्लेट बनना इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे अभी लास्ट तक यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट तक ऐसे तो हो चुका है, ये डबल डबल, एक इधर एक इधर, और यहाँ पर क्या हो गया? रीअपियर आ गया, ये भी रीअपियर आ गया, न्यूक्लियोलस आ चुका है। और
क्रोमैटिन फाइबर यहां पर आ चुका है, समझे? ये स्टार सेंट्रोसोम के लिए सेल वाले में हम ये बताकर गए थे, वो स्टार ऐसा चमकता है इसलिए स्टार शेप दे दिए दिखाने के लिए, यही सेंट्रोसोम है। ये क्या था? क्लेवेज फरो। ये क्या था? क्लेवेज फरो। यहां लिख गए हम क्लेवेज फरो, क्लेवेज फरो दोनों लिख दिए यहां पर ध्यान से, इसी का हिस्सा है क्लेवेज फरो। क्लेवेज फरो मार रहे हैं यहां पे, क्लेवेज फरो हो गया, बस एक ही साथ है, ये एक ही साथ है, ऐसा नहीं सब अलग अलग कर लो, एक ही साथ, पूरा नाम एक ही साथ है, क्लेवेज फरो। डीप मारा इधर से इधर से, समझे एकदम। अब बाकी आप डुगडुगी बजा लो एकदम। नहीं आपको नहीं रहा डमरू जैसा दिख रहा है, जैसा डंबल शेप, क्या ये? जी हाँ, ये डंबल शेप में बन जाता है आपको, तो ये डंबल शेप जैसा आपको दिखेगा। डिवाइड करते का टाइम पर ये डंबल शेप दिखता है, आपको नहीं दिख रहा है, जिन लोगों को दिखा माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। चलिए साइटोकाइनेसिस में लास्ट लिख लो खाली, टेलोफेज खत्म हो गया, साइटोकाइनेसिस 4 फेज खत्म हो गया, कैरियोकाइनेसिस पूरा फिनिश, साइटोकाइनेसिस लाइन लिखिए जल्दी। क्लेवेज फरो डिपेंड्स टोटली, क्लेवेज फरो डिपेंड्स डीप और डीप करेगा, डिपेंड्स टोटली इन एनिमल सेल एंड सेपरेट्स द 2 डॉटर सेल्स। क्लेवेज फरो डिपेंड्स किस में लिखा है हमने? साइटोकाइनेसिस में। क्या हुआ? तो दिक्कत बोलो किसको? ये वाला, ये सब तो आप, ये सब तो पहले का नाम था, ये सब तो पहले का नाम था ना, आप चाहो तो डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब पहले का नाम था। सेल मेम्ब्रेन अभी भी वही जगह पर है, अभी ठीक है। क्या एनिमल सेल लिखे? साइटोकाइनेसिस क्या बताता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ, जी लिखे रखिए। क्लेवेज फरो डिपेंड्स टोटली इन एनिमल सेल एंड सेपरेट्स द 2 डॉटर सेल्स, एंड सेपरेट्स द 2 डॉटर सेल्स। उसी प्लांट सेल वाला भी ऐड कर दो। द सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी, the cell plates grows from center to the periphery, मतलब भीतर से बाहर की तरफ। आगे बढ़े, बस अब मियोसिस का कुछ कुछ खास खास बात बताना है, बाकी समाप्त हो जाएगा। बोलो बोलो। अरे मियोसिस बहुत आसान है, टेंशन क्यों ले रहे हो? मियोसिस इज टू सिंपल, बहुत सिंपल है। आइए सुनिए, आपके दिमाग पहले हम चार्ट बना दे रहे, सुना ध्यान से। माइटोसिस से मात्र एक बार सेल डिवीजन हुआ, एक ही बार न्यूक्लियर डिवाइड की, एक ही बार प्रोफेज हुआ, एक बार मेटाफेज, एक बार एनाफेज, एक बार टेलोफेज, समाप्त। खेल देखो, मियोसिस में 2 बार होता डिवीजन, कितना? 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड करती है, न्यूक्लियस डिवीजन ऑफ 2 न्यूक्लियस डिवीजन 2 बार होगी। कैसे होगी आप समझा रहे आपको। पहला नाम सुना, मियोसिस को 2 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला डिवीजन के लिए 2 न्यूक्लियस डिवीजन है, 2 बार होगा ना, तो बोल रहे हैं हम इसको मियोसिस 1, मियोसिस, और एक बोलेंगे मियोसिस 2, मियोसिस 2 बार करना। मियोसिस 1 में भी आपको 4 फेज मिलेगा, वही नाम आएगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। मियोसिस में भी फिर से देखो, मियोसिस 2 में भी 4 पार्ट आएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज, टेलोफेज, समाप्त। मियोसिस और माइटोसिस में सबसे बड़ा फर्क क्या पता है कि इसमें जब भी न्यूक्लियस खुद को डिवाइड कर रही है, तो जैसे पहला डिवीजन करेगी ना, उसके बाद खुद को रेस्ट पर नहीं भेजती है वो, यानी ये नहीं कि वापस वो इंटरफेस करेगी, नहीं करेगी वो इंटरफेस। मियोसिस में एक बार न्यूक्लियस डिवाइड किया, संग संग दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, और हमें पता नहीं यहां पर 4 डॉटर सेल बनेगा, कितना? 4 डॉटर सेल बनेगा। अब खेल देखते जाओ खाली, इंटरेस्टिंग है। देखो हम यहां डायग्राम बना रहे हैं, हम लंबा सा बनाएंगे डायग्राम, हम 1-2 को ही लेकर दिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं, 2-2 को करके दिखा रहे हैं, ऑटोमेटिक समझ आएगा आपको। देखिए हम एक काम यहां करके दिखा दे रहे हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 1 करके दिखा रहे हैं यहां पर, ओके, और यहां करके दिखा देंगे मियोसिस 2, इतना ही काम में खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे?
अभी बता रहे कैसे होगा। देखो याद करो, मियोसिस 1 में कदम रखेंगे तो पहला क्या आएगा? प्रोसेस 1, प्रोफेस आएगा ना। इंटरेस्टिंग बात। तो प्रोफेस 1 में क्या है, हम छोटा छोटा बना रहे हैं, बहुत आसान है। 4 डायग्राम बनाएंगे, चारों में समझ आएगा आपको। ये सेल है हमारा, क्या ये सेल में हमारे पास जिस तरह से उसमें हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा था, वैसा ही होगा। क्रोमोसोम बन रहा था, बिल्कुल वैसा ही होगा। हम ज्यादा नहीं, 4 ठो बना दे रहे। कितना? लो जगह ही फुल हो गया, 2 ठो बनाया, हटाओ। ओके, एक काम प्रोफेस 1 का खत्म, बन गया। वही सेंट्रोसोम ऐसे डॉट करके दिखा दे, लो स्टार दिखा दे रहे खाली। वही सेंट्रोसोम बट के अलग हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा, सब खाली छोटी छोटी कहानी, खाली समझ लो, खाली डिट्टो वही काम करेंगे आप लोग, कोई चेंजेस नहीं है। चेंज कहां होगा वो समझाना है, चेंज कहां होगा वही समझाना है आपको। यहां से आ जाएगा मेटाफेज, कहां जाएगा? मेटाफेज में फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। मेटाफेज में क्या होगा? इक्वेटर पे सजाएगा, सजेगा ना, हमने इक्वेटर पे सजा दिया। लेकिन सबसे गलत फहमी यही होगी, इसको आपको बड़ा करके दिखाना होगा आपको। मेटाफेज में ऐसा नहीं होगा, क्या समझो? मेटाफेज में अंतर मिलेगा आपको, कहां मिलेगा वो समझा रहे। इक्वेटर पे आएगी, बट यहां पर हमें रिडक्शन डिवीजन करना है। क्या करना है? यानी यहां पर हमें इक्वेटोरियल इक्वल डिवीजन नहीं चाहिए, मतलब क्रोमोसोम इक्वल डिवाइड, यानी क्रोमोसोम को आधा करना है, क्रोमोसोम को। तो अगर हमने क्रोमोसोम को बीच में लाकर सेंट्रोमियर को तोड़ दिया तो क्रोमोसोम तो आधा होगा ही नहीं, सेम सेम रह जाएगा। लेकिन अगर हमने सेंट्रोमियर को तोड़ा ही नहीं तो आधा हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग चाहो तो बना सकते हो अच्छे से। देखो हम बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको। कहां पर काम कर रहे हैं? मेटाफेज कहां कर रहे हैं? गौर करो, हम 2 चार्ट बना दे रहे। देखो ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेट है ना, इक्वेटर ये लाइन, इक्वेटर पे गौर करना, जोड़े में रहेगी। यहां पर कैसे रहेगी? जोड़े में क्रोमोसोम रहेगा, ऐसे देखो। यहां देखो, जोड़े में रहेगी, जोड़े में एकदम इस तरह से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? दिख रहा है क्या हो रहा है? जोड़े में रहेगी, सब क्रोमोसोम क्या है? जोड़े में है। तो जो सेंट्रोसोम होगा वो जब खींचेगी ना, तो पता है क्या होगा? ये पूरा क्रोमोसोम इधर और ये पूरा क्रोमोसोम इधर, यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 ऊपर चला जाएगा। और 23 क्योंकि यहां पर हम लोग बाइंड तो किए हैं सेंट्रोमियर से, बट सेंट्रोमियर का डिवाइड करेंगे ही नहीं। ये कमाल है, मियोसिस में होगा ही नहीं, क्योंकि उसके सामने एक और क्रोमोसोम आ जाता है। अलाइनमेंट ही ऐसा करता है कि हुबहू एक लाइन में नहीं सजेगी, बल्कि पेयरिंग में सजेगी, जोड़े में सजेगी एकदम। ठीक है, एकदम आमने सामने जोड़े में सजेगी। समझ में क्या हो रहा है? क्लियर? एकदम सही। ये बात आपको ध्यान रखना होगा मेटाफेज में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो होता है क्रॉसिंग ओवर का खेल। क्या होता है? अब ये आपको इसे समझाना है क्योंकि बहुत जरूरी बात है ये। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर उस चीज को बोलते हैं जहां पर रिकॉम्बिनेंट तैयार होता है। रिकॉम्बिनेंट मतलब होता है, देखो आपको समझा रहे हैं हम, 2 क्रोमोसोम आमने सामने, पूरा गोटा क्रोमोसोम मानो आप, ये 2 क्रोमोसोम आमने सामने हैं। ये दोनों एक दूसरे को मानो लंगड़ी मारती है ऐसे, एक दूसरे को ऐसे ऐसे, जो समझा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं ऐसे। एक क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम यहां बैठा हुआ है, वो क्या करेगी? एक क्रोमैटिड के साथ वो खुद को ऐसे क्रॉस मार लेगी, मतलब चिपक जाएगी खुद को। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ऐसे बना के रख लेगी वो खुद को ऐसे, दिख रहा है? यानी एक एक क्रोमैटिड खुद को ऐसे कर लेगी, दिख रहा है? और करने के बाद होगा क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग काम होगा। वो कहेगा कि मेरा ब्लू वाला पार्ट, ब्लैक वाला तुम रख लो और तुम्हारा जो ऊपर वाला पार्ट मुझे दे दो। यानी कहने का मतलब क्या है? यहां देखो, इस देख रहे हो, दिख रहा है, पूरा हुबहू दिख रहा है, क्रोमैटिड
है ना। देखो क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। क्या कहलाएगा ये? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आने वाले बच्चे में एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल बनेगा, एक ऐसा नया गुण आएगा जो किसी बच्चे में नहीं आ रहा है। मतलब इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, इसी को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे? यानी जेनेटिक मटेरियल खुद को ट्रांसफर की, क्या किया? अब ये क्रॉसिंग ओवर धीरे धीरे खुलेगा, एकदम एकदम ऐसे एकदम 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 अच्छे से खुलेगा, एकदम ऐसे हुआ धीरे धीरे खुलेगा, एकदम धीरे धीरे, ऐसे नहीं कैसे अलग हो गया, नहीं, एकदम धीरे धीरे खुलेगा, एकदम ऐसे स्वाइपिंग, एकदम स्वाइपिंग खुलेगा, एकदम स्वाइपिंग ऐसे। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर से पहले, जब दो क्रोमैटिड यानी कि दो क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड था वो जब आपस में आमने सामने जब जुड़े थे, इस पॉइंट को हम लोग चैज़माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? नाम चैज़माटा बोलेंगे। क्या कहेंगे? पता नहीं कितने लोग को लिखता नहीं लिखना है। चैज़माटा बोल दो, या कुछ लोग चैज़मा भी बोलते हैं। चैज़माटा बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बता रहे। चैज़माटा एक नहीं, प्लूरल। अच्छा सुनो, ये काम एक क्रोमोसोम में नहीं होगा, बल्कि जितने जोड़ीदार हैं सब लोग करेंगे। अगर हम आपको बहुत बढ़िया से समझाएं तो समझ लो कि एक दूल्हा बैठा हुआ और एक दुल्हन, दोनों को शादी के टाइम पर गांठ बंधाता है, वैसे ही गांठ बंधा रहा है। बस समझ रहे हो? वैसे ही गांठ बंधा रहा है। तो जहां गांठ बंधा है उस गांठ को यानी उस पॉइंट को हम लोग चैज़माटा बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक शादी नहीं हो रहा, यहां सामूहिक विवाह हो रहा है। समझ रहे हो? सामूहिक मतलब ग्रुप में, क्योंकि यहां पर 46 क्रोमोसोम है ना, तो कुछ सोचो कितना गठबंधन होगा। टोटल 23 होगा। कितना होगा? हर क्रोमोसोम एक दूसरे को रिकॉम्बिनेंट बनाने की कोशिश करेगी, बट हम सिर्फ दो को लेकर दिखा रहे हैं। कितने को? सिर्फ दो को दिखाया। तो जैसे ही हुआ यहां पर अपने आप को ट्रांसफर कर लिया, मतलब क्रॉसिंग ओवर समाप्त। तो बताओ क्रॉसिंग ओवर किसमें देखने मिलेगा? मियोसिस में। किसमें मिलेगा? और इसी में क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट जन्म हो जाएगा ना, है कि नहीं है? तो हम यहां पर आपको दिखा दे रहे, इसी में दिखा दे रहे। देखो यहां थोड़ा सा हटाया, नहीं यहां नहीं दिखाएंगे, इसको इधर दिखाएंगे। ये दोनों आपस में से आपस में क्या किया है? क्रॉसिंग ओवर करके चेंज मार लिया एकदम। ओके, समझ में आ रहा है आपको? इसको कलर ही बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा खेल? कैसे हुआ खेल? समझ में आ रहा है? तो क्रॉसिंग ओवर भूलना नहीं। और इस पॉइंट को जहां हुआ है, ये पॉइंट चैज़माटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चैज़माटा। कुछ लोग सुनो, चैज़माटा एक प्लूरल फॉर्म है। क्या है? प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर वर्ड होगा चैज़मा। चैज़मा, इसका सिंगुलर वर्ड है चैज़मा। ओके, तो प्लूरल वर्ड चैज़माटा। क्लियर? तो चैज़मा और चैज़माटा समझ में आया आपको? बोलोगे नहीं ना? ठीक है। तो चैज़मा कहां बनेगा? जहां पर दो क्रोमोसोम आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होगा, वहीं पर बनेगा। और इससे तैयार क्या होता है? देखो इससे तैयार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहां से क्या होगा? अब जब ये दोनों अलग होंगे तो कैसे दिखेंगे? देखो ध्यान से, देखो दिखा दे रहे हम। ये दोनों जब अलग होंगे तो कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे। ऐसा दिखेंगे। दिखेंगे? कैसा? नो, बहुत बढ़िया। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। ये रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गया, अदला बदली हो गई, है ना? एकदम बच्चा बदल दिया गया है। बस अब वो अमीर घर में पलेगा, गरीब घर का बच्चा गरीब घर में पड़ेगा। फिल्मों में सब दिखाते हैं, पुराने टाइम का तुमने एकदम फिल्म में होता है ऐसा। पता चलता हॉस्पिटल में बच्चा बदल गया। डायग्राम? हाँ आपको बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए। तो ये मेटाफेज में होता है, आपको ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, यहीं से हम एनाफेज भेज दे रहे हैं इसको। यहीं से अगर एनाफेज जाएगा तो क्या होगा? देखो पूरा गोटा क्रोमोसोम जा रहा है, देख रहे हो? आधा हुआ ही नहीं, पूरा गोटा क्रोमोसोम चला गया। और यहां पर भी क्या होगा? पूरा गोटा क्रोमोसोम इधर आ गया। क्या समझ में आया? और एक एक रिकॉम्बिनेंट भी आ चुका है, एक एक रिकॉम्बिनेंट भी आ चुका है।
सोच के देखो बाबू कि कितना, सोचो कि नेचर में कितने कुछ इतनी समझदारी से हो रही है, उसको बताना सोच रहे हो कितनी कितनी बुद्धिमान है हमारी नेचर। ऐसे नहीं बोलते कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, अगर मुझे पता चल जाए तो हम भी वहां एडमिशन करा लें। नेचर बहुत बुद्धिमान है, हर समय आपके अंदर ये सब घटना घटता है, चलो पता नहीं चलता है। देख रहे हो, बताओ अब जैसे ये एनाफेज टेलोफेज कंप्लीट हो गया, इसी में एनाफेज भी हो गया, मतलब पहुंच गया वहां पर, ये वापस खुल जाएगा। ये एनाफेज हो गया, ये चला गया एनाफेज, क्या चला गया एनाफेज 1, एनाफेज 1। टेलोफेज क्या होगा उसी के अंदर, देखो यहां से टेलोफेज क्या होगा, देख लो टेलोफेज क्या होगा, यहीं से आ गया पेयर, फिर से वो क्या होगा, खुल जाएगा। नहीं खुलेगा नहीं, अभी वही रहेगा, सॉरी माय मिस्टेक, खुलेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा अभी भी, ठीक है, ऐसे करके हो गया हमारे पास टेलोफेज। टेलोफेज 1 समाप्त, समझ में आया? बट अभी भी साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं है, क्योंकि ये मियोसिस है, इसमें 2 बार न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस करेगा। समझ में आ रहा है? अभी 2 में क्या करेगा, वही काम जो फिर से किया, माइटोसिस। मियोसिस 2 डिट्टो माइटोसिस है। उतार लिए 1 2 3 4, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अंतर आपको कहां देखने मिलता है, मेटाफेज में। कहां मिलता है, बस बाकी सब कुछ सेम ही हो रहा है। अगर किसी ने पूछ लिया क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है, बट मियोसिस में कहां होगा, तो बोला मियोसिस 1 में होगा। कहां होगा, मियोसिस 1 में होगा, ये बात बोल देना खाली। देखो यहां पर हम मियोसिस 2 बता के चले जा रहे हैं, ठीक है। देखो अच्छा, यही न्यूक्लियस खुद को क्या करेगी, ये जो सेंट्रोसोम है, इस सेंट्रोसोम को फिर से डिवाइड करेगी, फिर से यहीं पर चलेगा, संग संग चलेगा। देखो यहां पर संग संग चलेगा, यहां बड़ा किया हमने, इसी सेंट्रोसोम को क्या किया, फिर से डिवाइड करेगा, दो बनाएगा, रीअपेयर हो जाएगा। अब क्या होगा, इक्वेटर पे आकर के, मतलब क्या होगा, ये क्रोमोसोम बनना, इस तरह सब कुछ आ जाएगा, स्टार्टिंग से सब बिखरा बिखरा मिलेगा ये, ठीक है। यहां भी वही मिलेगा एकदम, एक ही सेल के अंदर में 2 घटना हो रही है। ये प्रोफेज 2 है ना, मेटाफेज में जाएगा तो कहां जाएगा, ये इक्वेटर पे आ जाएगा, है ना। देखो ये हुबहू इक्वेटर पे है कि नहीं, हम एक ठोकर के दिखा रहे हैं, ये हुबहू इक्वेटर पे आ गया ना। अब यहां से इसके सेंट्रोमियर को पकड़ करके खींच दिया जाएगा, ऐसे और भी होंगे बट हम एक दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसको पकड़ के खींच दिया जाएगा, खींच करके क्या करेंगे, दोनों काम है, देखो एक इधर एक इधर, तो एक खींच करके ऐसे लेकर आ गया, जैसे कर रहे थे हम लोग पहले भी, ठीक है, और एक यहां भी आ जाएगा। ये एनाफेज हो गया, इसलिए बोला हमने, खाली मेटाफेज सीख लिया तो एनाफेज मियोसिस बहुत आसान है, माइटोसिस सीखने के बाद मियोसिस बहुत आसान है। देखो ये आ गया प्रोफेज, ये मेटाफेज, और ये एनाफेज, और टेलोफेज क्या होगा, बोलो टेलोफेज क्या होगा, यानी सेपरेट हो जाएगा, एक के साथ में यहां बन गया क्रोमैटिन फाइबर, सब आ गया न्यूक्लियस तैयार, एक के साथ में यहां बन जाएगा क्रोमैटिन फाइबर, आ गया न्यूक्लियोसोलर स्टार्ट, एक के साथ में यहां बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना, बस यही 4 बनेगा तो इंतजार कर रहा था वो, 4 बना, खेल समाप्त। बस अब बाकी जो आपको पता है सेपरेट करना, सेपरेट कर दो। हाँ, ये टेलोफेज 2 समाप्त। आप लोग के समझने के लिए करता क्या है ना, कि संग संग 2 बार डिवीजन कर देता है, यहाँ पे 2 बार संग संग हो जाता है। हो गया 4 ना बनेगा डॉटर सेल, बन गया 4 डॉटर सेल, इसलिए माइटोसिस बढ़िया से बता कर गए थे।
तो हम जान रहे हैं मियोसिस में इसी को रिपीट करेंगे। ये हमारा 2n, क्या ये 2n मतलब डिप्लॉयड, 2n मतलब बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अभी देखो 2n है ना, हमने डिप्लॉयड बनाया, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखा दिया। नेक्स्ट दोनों को क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं हम। दिख रहा है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट देखे जाओ, बन गया सब 2n। देखे जाओ यार 2n अभी भी 2n ही है, ठीक है। ख्याल रखिए अभी क्या होगा, सेपरेट करेगा, क्रोमोसोम का नंबर घट गया। कैसे देखते जाइए। ओके दिख रहा है, ये हो गया n, यानी कि रिडक्शन डिवीजन मियोसिस 1 में ही हो जाता है। रिडक्शन डिवीजन मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है। देखो 2n आ जाता है, क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट तैयार हुआ, उसके बाद n। अब क्या होगा नेक्स्ट कहानी, 4 पार्ट, 1 2 3 4। देखो सबका स्ट्रक्चर हम ध्यान से दिखा रहे हैं, देख लो यहां, ये देखो, देखो सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, अभी सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है, हो गया, फिर बातचीत हो रहा है। समाप्त। ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n, यानी यहां से हो गया मियोसिस 2, जो कि हुबहू माइटोसिस, बिल्कुल हुबहू माइटोसिस जैसा है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रखा है। ये पूरा लाइन लिख लीजिएगा, बस समाप्त हो गया। ये आपको दिखना चाहिए। देखो कहां कहां रिकॉम्बिनेंट तैयार हुआ, 2 जगह रिकॉम्बिनेंट तैयार हुआ है, 2 देख रहे हो, 2 नॉर्मल है बट 2 रिकॉम्बिनेंट तैयार हुआ है, समझ में आया। इसलिए देखना घर में अगर देखना, अगर 3-4 बच्चे जिसके होंगे ना, उसमें से एक आध चांगड़ जरूर होगा। चांगड़ समझते हो, चांगड़ मतलब खुरापाती दिमाग का, एक आध तो होगा ही होगा। हाँ, जिसको देखकर पेरेंट्स डाउट कर जाएंगे तुम हमारी बेटी है ना या बेटा हो, इसी रिकॉम्बिनेशन कारण हो जाता है। चलिए समाप्त हो गया। अब आप लोग धीरे धीरे घर जा सकते हैं। क्या हो गया, बारिश स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Yeah.